ये सेशन भाई आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग अपने फिल्टर सर्किट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक मास्टर सेशन होगा भाई, तो ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा होगा लेक्चर का, लेकिन आपको एंड तक देखना है। एंड तक देखेंगे आपको बहुत कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है भाई, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है पल्सेटिंग कैरेक्टर, या फिर आपने सुना होगा पल्सेटिंग डीसी, है ना। क्योंकि भाई हम लोग का अभी जो चैप्टर चल रहा है ये है सेमीकंडक्टर डायोड। इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ, सेमीकंडक्टर डायोड चल रहा है भाई। और हम लोगों ने ऑलरेडी डायोड का एप्लीकेशन देखा था। अगर हम लोग डायोड के एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला था भाई कि इसको हम लोग एज अ स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने डायोड को एज अ रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया था, है ना। रेक्टिफायर में भी हम लोग देखा था हाफ वेव, फुल वेव। फिर हम लोगों ने डायोड के सहारे हम लोगों ने लॉजिक गेट भी डिज़ाइन किया था भाई। फिर हम लोगों ने फंक्शन जनरेटर भी एक तरीके से डिज़ाइन किया था। फिर हम लोगों ने स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ डायोड भी देखा था, है ना। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है भाई। तो हम लोग का जो सेकंड एप्लीकेशन था डायोड एज अ रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर में भाई हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग के पास कुछ इस तरीके का इनपुट सिग्नल था। और अगर हम लोग के पास हाफ वेव है ना, तो हाफ वेव में आप देख रहे थे भाई सिर्फ और सिर्फ हाफ पॉजिटिव साइकिल ही हम लोग को आउटपुट में मिल रहा था, जो नेगेटिव साइकिल था उसमें ऑफ हो जा रहा था। वही अगर हम लोग फुल वेव की बात करें तो फुल वेव में हम लोग का ये इनपुट सिग्नल था इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हम लोग को आउटपुट देखने को मिल रहा था ये कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा था। सही बात है। तो जो हम लोग का ग्रुप है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा था। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये हम लोग का इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं भाई साइनोसोडियल, है ना, अपने रेक्टिफायर के अंदर। तो भाई हाफ वेव की बात करें तो इस तरीके का हम लोग आउटपुट वोल्टेज देखने को मिल रहा है, और वही फुल वेव की बात करें तो इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई ये जो फर्स्ट वेव फॉर्म है, तो अगर आप ध्यान से देखें भाई, है ना, ये मान लेते 0 है, ये पाई हो गया, फिर ये 2 पाई हो गया। तो अब देखिए भाई ये इस तरीके से गया, फिर यहाँ से फिर इसके बाद क्या हो रहा है, यानी 2 पाई के बाद फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है ना, समझ रहे बात को। फिर आगे जाकर के फिर से एक तरीके से रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो मेरा वेव फॉर्म है ये पीरियोडिक है भाई, ठीक है, ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है। और क्या ये साइनोसोडियल है? नहीं भाई, ये नॉन साइनोसोडल है। सही बात है। तो भाई हम लोगों ने फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई फूरियर सीरीज क्या बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव हो, तो कॉम्प्लेक्स वेव किसको बोल रहे हैं, साइन वेव और कोसाइन वेव को छोड़ करके बाकी जितने भी वेव होते हैं भाई वो सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स वेव हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो पीरियोडिक भी होना चाहिए भाई, है ना। तो अगर आप इस वेव फॉर्म को देखते हैं तो भाई ये एक पीरियोडिक है, साथ ही साथ ये नॉन साइनोसोडियल है। नॉन साइनोसोडियल कहने का मतलब क्या कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है। ओके, तो भाई ये जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है भाई, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फूरियर सीरीज लगा करके इसको हम लोग तोड़ सकते हैं भाई। हम लोग देख सकते हैं ना कि भाई ये किन किन चीजों से मिल करके बना हुआ है, या फिर कहिए कितने सारे डिफरेंट वेव से मिल करके बना हुआ है। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई फूरियर सीरीज क्या बोलता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव हो, है ना, वो दो टर्म से मिलकर के बना होता है। एक हो गया आपका डीसी टर्म, है ना, जिसको हम लोगों ने ए नोट से दिखाया था, और एक होता है भाई आपका एसी टर्म। एसी टर्म में भी आपका साइन टर्म और कोसाइन टर्म, है ना भाई, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। यहाँ पे नॉट इधर होगा भाई, क्लियर हुआ। तो भाई मुझे देखना है कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेव फॉर्म है इसमें डीसी टर्म है या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था भाई कि ये जो वेव फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स और ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है भाई, तो सीधी सी बात है ये डीसी टर्म और एसी टर्म से मिलकर के बना होगा। तो हो सकता है भाई कि इसमें डीसी टर्म प्रेजेंट भी हो और नहीं भी हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे के सारे टर्म्स एक तरीके से प्रेजेंट हो। सही बात है। तो हो सकता है भाई कि इसमें आपका कोसाइन वेव प्रेजेंट हो, या फिर डीसी टर्म प्रेजेंट हो, ये वाला एब्सेंट हो, या फिर हो सकता है भाई कि ये वाला टर्म एक तरीके से प्रेजेंट हो, ये एब्सेंट हो, और ये भी एक तरीके से प्रेजेंट हो, है ना। तो आज के सेशन भाई हम लोग अपने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देखेंगे कि भाई ये जो वेव है ये
किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। अगर ये डीसी टर्म इसमें प्रेजेंट है तो भाई डीसी टर्म कितना प्रेजेंट है। अगर एसी टर्म भी इसमें प्रेजेंट है तो भाई एसी कौन सा है, साइन वाला है फिर कोसाइन वाला है। और इसमें भी अगर आप देखते हैं भाई तो n क्या है, मेरा इंटीजर है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, है ना, इस तरीके से आगे। तो भाई इसमें भी देखिए अगर आप n इक्वल टू 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा इवन है। और वही अगर आप n इक्वल टू 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मेरा ऑड है ना भाई। तो हो सकता है कि भाई इसके अंदर कोसाइन वेव प्रेजेंट हो, लेकिन हो सकता है सिर्फ इवन वाले ही प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है भाई ऑड वाले ही प्रेजेंट हो, है ना, या फिर हो सकता है ये कॉस यानी कोसाइन टर्म्स प्रेजेंट ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म प्रेजेंट हो। तो साइन में भाई यहाँ पे n है तो n भी मेरा इंटीजर है, तो इसमें भी क्या हो सकता है भाई, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इवन साइन टर्म्स प्रेजेंट हो या फिर ऑड टर्म्स यानी ऑड वाले साइन टर्म्स प्रेजेंट हो, है ना। तो इसको मुझे भाई खोल करके देखना जरूरी है। उसी तरीके से हम लोग फुल वेव के लिए देखेंगे, क्योंकि भाई फुल वेव भी क्या है आपका, ये एक नॉन साइनोसोडियल है, लेकिन भाई ये पीरियोडिक है ना, ये 0 से लेके पाई, उसके बाद फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा ना भाई, तो पीरियोडिक हो गया। और ये एक नॉन साइनोसोडियल, इसका मतलब क्या, इस पे भी हम लोग फूरियर सीरीज लगा सकते हैं और इसको भी हम लोग तोड़ के देख सकते हैं भाई कि इसके अंदर क्या क्या टर्म प्रेजेंट है, डीसी टर्म कितना प्रेजेंट है, कोसाइन टर्म्स कितना प्रेजेंट है, साइन टर्म्स कितना प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला था, यहाँ पे देखिए लिखा है ना अकॉर्डिंग, यहाँ पे अकॉर्डिंग है भाई, अकॉर्डिंग टू फूरियर सीरीज कोई भी वेव फॉर्म अगर पीरियोडिक है एंड नॉन साइनोसोडियल है तो वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। सही बात है, ये तो फूरियर सीरीज का स्टेटमेंट है भाई, डीसी टर्म प्लस एसी कंपोनेंट, या फिर एसी टर्म्स बोल सकते हैं, डीसी टर्म्स प्लस एसी टर्म्स। एसी टर्म्स में भी साइन टर्म्स होता है, कोसाइन टर्म्स होता है भाई, है ना। तो जो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, अभी जस्ट देखा भाई हम लोगों ने, है ना, ये हाफ वेव का आउटपुट हो गया और ये आपका फुल वेव का आउटपुट हो गया। तो ये कि भाई जो हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है वो भी 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा। ये स्टेटमेंट भाई ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो भाई बिल्कुल सही है ना। अब जरूरी नहीं भाई कि तीनों प्रेजेंट हो सकता है डीसी टर्म प्रेजेंट हो और सिर्फ कोसाइन टर्म्स प्रेजेंट हो, है ना। तो ये क्वेश्चन डाला गया था भाई, तो ये कॉन्सेप्ट चलो वही चीज मैंने यहाँ पे तोड़ करके समझाया भाई कि इसके अंदर डीसी टर्म भी होंगे, एसी टर्म्स भी होंगे, है ना। एसी में भी अब देखना हो भाई कौन सा टर्म्स एक तरीके से प्रेजेंट होगा, साइन वाला होगा फिर कोसाइन वाला होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरीके से भाई हम लोगों ने एक और क्वेश्चन डाला था, यहां पे देखिए, अगर रेक्टिफाइड आउटपुट वेव, ठीक है लिखा ना, अगर रेक्टिफाइड आउटपुट वेव फॉर्म फूरियर सीरीज को फॉलो करता है तो जो एसी टर्म्स प्रेजेंट होंगे हाफ हो या फिर फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट वेव फॉर्म में, उनको फिल्टर करना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो हाफ वेव का आउटपुट मिल रहा है भाई, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि इसको हम लोग फूरियर में इस तरीके से तोड़ के दिखा सकते हैं भाई कि इन सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा। तो जैसे मान लेते हैं भाई इसमें डीसी टर्म प्रेजेंट है, अब मान लेते हैं कुछ एसी टर्म्स प्रेजेंट है, एसी में मान लेते हैं भाई कोसाइन वाला प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं ये वाला प्रेजेंट यानी डीसी टर्म्स प्रेजेंट है और ये एसी टर्म्स का कोसाइन वाला प्रेजेंट है। तो भाई मुझे बताइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेक्टिफायर का एप्लीकेशन क्या है भाई, रेक्टिफायर का काम क्या है, हम लोग चाहते हैं भाई कि जो हम लोग पास एसी है, एसी हम लोग इनपुट दे रहे हैं ना, ये हम लोग का इनपुट है, तो भाई ये हम लोग क्या बना के दे रहा है, डीसी बना के दे रहा है, लेकिन भाई ये पल्सेटिंग डीसी है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर भाई डीसी टर्म्स भी हैं और एसी टर्म्स भी प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात भाई कि ये जो एसी टर्म्स प्रेजेंट है इसको मुझे फिल्टर आउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, प्योर डीसी चाहिए भाई, प्योर डीसी चाहिए। प्योर डीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म्स को यानी ये वाला जो कंपोनेंट है भाई इसको मुझे यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, फिर रिमूव करना पड़ेगा या फिर ये फिल्टर करना पड़ेगा। तो भाई जो हम लोग फिल्टर डिजाइन करेंगे वो फिल्टर इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि भाई ये जो कोसाइन टर्म प्रेजेंट है इसके अंदर उसको हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें, ठीक है। तभी तो भाई, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि अभी जस्ट इमेजिन कीजिए कि भाई ये जो वेवफॉर्म है इसके अंदर डीसी टर्म प्रेजेंट है और एसी टर्म में मान लेते हैं कोसाइन टर्म प्रेजेंट है, ये वाला मान लेते हैं एब्सेंट है। तो सीधी सी बात है भाई, मुझे प्योर डीसी चाहिए, तो प्योर डीसी क्या है, यही है ना, लेकिन भाई इसके साथ तो ये भी आ रहा है, तो इसको मुझे फिल्टर आउट करना पड़ेगा ना। तो इसको फिल्टर जब तक नहीं करेंगे तब तक भाई मुझे प्योर डीसी कैसे मिलेगा। तो फिल्टर जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं भाई वो किस तरीके का होना चाहिए, है ना, वो कैसे पता चलता है, वो भी तो हम लोग को फूरियर सीरीज ही बता रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था कि भाई फूरियर सीरीज से ही हम लोग को पता चलता है भाई फिल्टर भी एक तरीके से हम लोग बना सकते हैं,
क्योंकि फूरियर सीरीज ही बता रहा ना कि इसके अंदर जो भाई ये जो वेव फॉर्म है इसके अंदर आपका एसी टर्म भी एक तरीके से प्रेजेंट है, तो एसी टर्म्स को मुझे फिल्टर आउट करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से मुझे फिल्टर डिजाइन करना पड़ेगा। तो यही लाइन जो है यहाँ पे आपका लिखा गया है, ये जो बुक है इसमें आप पढ़िए। अभी एक और क्लियर होते चला जाएगा भाई, अभी तो बस हम लोग इसको थ्योरेटिकली समझ रहे हैं। देखिए लिखा है ना, जनरली अ रेक्टिफायर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्योर डीसी। भाई हम लोग को डीसी सप्लाई चाहिए तो दो तरीका है, या तो डीसी जनरेटर खरीद के ले आइए, या तो फिर भाई आपके पास जो एसी आ रहा है घर में, जैसे हम लोग के पास यहाँ पे घर में एसी आ रहा है, तो हम लोग इसको डीसी बनाना चाहते क्या करेंगे भाई, रेक्टिफायर लगा देंगे, है ना, फुल वेव रेक्टिफायर फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो भाई हम लोग को डीसी मिल जाएगा। लेकिन ये जो डीसी मिलेगा भाई रेक्टिफायर से, वो प्योर डीसी थोड़ी ना है, उसमें भाई क्या है, एसी टर्म्स भी एक तरीके से मिक्स है। तो ये लिखा हुआ है कि भाई रेक्टिफायर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्योर डीसी सप्लाई फॉर यूजिंग एट वेरियस प्लेसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो। भाई डीसी सप्लाई हम लोग जैसे दो तरीके का मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं ना भाई, एक ऐसा मशीन है जो एसी सप्लाई पे चलता है, एक ऐसा मशीन है जो डीसी सप्लाई पे चलता है। तो डीसी सप्लाई पे चलाने के लिए भाई मुझे जैसे डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर चलाने के लिए भाई डीसी सप्लाई चाहिए ना, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, हर जगह हम लोग को डीसी सप्लाई चाहिए भाई। तो डीसी सप्लाई हम लोग कैसे बनाए, तो बोलता है हाउएवर द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर हैज अ पल्सेटिंग कैरेक्टर, या फिर कहिए इसमें पल्सेटिंग कैरेक्टर मतलब यही वाला भाई, ये इस तरीके का वेव फॉर्म होता है। और यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, तो स्टार मार्क के लिए हम लोग नीचे आते हैं, क्या बता रहा है ये, है ना, इफ सच ए डीसी इज अप्लाइड, मतलब ये पल्सेटिंग कैरेक्टर मतलब क्या कि भाई इस तरीके का अगर हम लोगों ने डीसी अप्लाई, क्योंकि प्योर डीसी कैसा होता है भाई, प्योर डीसी हम लोग का ऐसा होगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, और यहां से लेके आता है पूरा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये कैसा है भाई, ये एक तरीके से पहले बढ़ रहा है फिर मैक्सिमम गया फिर धीरे धीरे घट रहा है ना, तो पल्सेटिंग डीसी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये लिख रहा है इफ सच ए डीसी, यानी इस तरीके का अगर डीसी हम लोग अप्लाई करेंगे इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इट विल प्रोड्यूस हम, यानी ये एक तरीके से नॉइज क्रिएट करेगा भाई, समझ गए। तो अभी हम लोग यहां पे आते हैं, तो वही लिख रहा है कि भाई पल्सेटिंग कैरेक्टर जो है या फिर कहीं जो पल्सेटिंग डीसी है, इसमें क्या है, एसी टर्म्स भी हैं और डीसी टर्म्स भी हैं। तो भाई ये कैसे पता चला मुझे, ये फूरियर सीरीज के थ्रू पता चल रहा है ना। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इस बुक को पढ़ेगा भाई और उसको फूरियर सीरीज का नॉलेज नहीं होगा, तो ये तो समझ में ही नहीं आएगा ना उसको भाई ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 4 से 5 लेक्चर देखा फूरियर सीरीज का, तब जाके हम लोग समझ में आ रहा है भाई कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है। तो ये भाई कि इसके अंदर एसी टर्म्स भी होंगे और डीसी टर्म्स भी होंगे, लेकिन भाई मुझे प्योर डीसी चाहिए, तो प्योर डीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एसी टर्म्स है इसको मुझे फिल्टर करना पड़ेगा, इसलिए तो हम लोग अभी फिल्टर बना रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये फिल्टर सर्किट पढ़ रहे हैं। तो वही लिखा है द एसी कॉम्पोनेंट इज अनडिजायरेबल, ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, हम लोग नहीं चाहते हैं, एंड मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द लोड, यानी जो भी हम लोग लोड लगाएंगे भाई, है ना, उस पर नहीं जाना चाहिए एसी वाला कंपोनेंट। टू डू सो, अब इसको रिमूव करना है तो भाई हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा। तो ये फिल्टर सर्किट इज यूज्ड व्हिच रिमूव द एसी कंपोनेंट एंड अलाउ ओनली द डीसी कंपोनेंट टू रीच द लोड। क्लियर हुआ। तो यहां पे भाई ये जो लाइन लिखा हुआ है कि भाई पल्सेटिंग डीसी के अंदर, फिर पल्सेटिंग कैरेक्टर मतलब क्या है, इस वेव के अंदर क्या है, एसी टर्म्स भी है और डीसी टर्म्स भी हैं। तो अभी हम लोग इसको पूरा का पूरा यहाँ पे ओपन करके देखेंगे, यानी फूरियर सीरीज पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे भाई कि फूरियर सीरीज के अकॉर्डिंग इसके अंदर डीसी टर्म्स कितना होगा या फिर डीसी टर्म्स का कितना वैल्यू होगा, और जो एसी टर्म्स हैं तो एसी टर्म्स में भी कौन सा साइन टर्म्स होगा या फिर कोसाइन टर्म होगा, या फिर कहिए साइन का भाई ऑड वाला होगा, यानी ऑड हार्मोनिक्स होंगे या फिर इवन हार्मोनिक्स होंगे, या फिर कोसाइन भी अगर है ना तो उसका भी ऑड होगा फिर इवन होगा, हम लोग चेक करेंगे अभी। क्लियर हो गया। तो वही है कि भाई फिल्टर का सर्किट क्या काम है, लिखा ना, फिल्टर सर्किट इज अ डिवाइस व्हिच रिमूव द एसी कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट बट अलाउ द डीसी कंपोनेंट टू रीच द लोड। सही है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ है कि फिल्टर सर्किट का काम क्या है, लेकिन भाई अब मुझे फिल्टर डिजाइन करना है। तो फिल्टर डिजाइन किस लिए कर रहे हैं कि भाई ये एसी कंपोनेंट को रिमूव करे, तो भाई पहले मुझे पता होना चाहिए ना भाई एसी कंपोनेंट किस नेचर का है, समझ रहे बात को, उसी हिसाब से हम लोग फिल्टर सर्किट डिजाइन करेंगे ना। जैसे पावर सिस्टम में भाई, पावर सिस्टम में हम लोग मान लेते हैं स्विच गियर बना रहे हैं। स्विच गियर कहना मतलब क्या, सर्किट ब्रेकर बनाना है, रिले बनाना है, सीटी बनाना है, पीटी बनाना है, या फिर कहीं भाई आपको आइसोलेटर बनाना है, ठीक है। तो जितने भी स्विच गियर है भाई उसको बनाने से पहले आपका फॉल्ट का पूरा, यानी फॉल्ट हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, फॉल्ट में भी सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, तो भाई स्विच गियर से पहले, फिर स्विच गियर डिजाइन करने से पहले हम लोग फॉल्ट क्यों पढ़ते हैं। फॉल्ट हम लोग को इसलिए पढ़ना होता है ताकि हम लोग को ये पता चले भाई कि हम लोग के सिस्टम में जब भी फॉल्ट आता है तो भाई
करंट कितना जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट कितना जाएगा, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है। भाई जब तक मुझे मैक्सिमम फॉल्ट करंट नहीं पता होगा तब तक भाई हम लोग सर्किट ब्रेकर का रेटिंग कैसे एक तरीके से चूज कर पाएंगे, या फिर जो भी हम लोग स्विच बना रहे हैं या फिर कहीं भाई रिले बना रहे हैं, सीटी बना रहे हैं, पीटी बना रहे हैं ना, ये सब का रेटिंग हम लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को पहले फॉल्ट पढ़ना होता है। फॉल्ट के थ्रू हम लोग को भाई ये पता चल जाएगा कि भाई फॉल्ट के दौरान मैक्सिमम वोल्टेज कितना जाएगा, मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, और उसी के हिसाब से भाई हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्किट ब्रेकर या फिर रिले सबको डिजाइन करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भाई कि फिल्टर सर्किट अगर आपको डिजाइन करना है तो पहले पता होना चाहिए ना भाई कि जो एसी टर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो किस नेचर का है, या फिर इसका कितना मैग्नीट्यूड है, या फिर कहिए उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर हुआ। इसीलिए हम लोग को भाई ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिल रहा है इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फूरियर सीरीज अप्लाई करके। उसी तरीके से हम लोग फुल वेव का भी एक तरीके से करेंगे भाई। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ भाई हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी का जो है यानी यहां से हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसको एक तरीके से ब्रेक डाउन करने के बाद। और इस सेशन में भाई, इस सेशन में हम लोग एक और चीज सीखने वाले हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना, बहुत सारे इक्वेशन को भाई जैसे मान लेते हैं, जैसे हम लोग साइन वेव फॉर्म पढ़ते हैं ना भाई, तो साइन वेव का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो भाई मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखा है, मान लेते हैं हम लोग वोल्टेज का इक्वेशन है, तो इसे लिखा है वीटी वीएम साइन ओमेगा टी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता भाई ये ओमेगा क्या होता है, या फिर इस ओमेगा के क्या मतलब है, या फिर ये जो साइन वेव फॉर्म है इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसमें हम लोग हमेशा साइन के आगे मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिखते हैं, या फिर ये मैक्सिमम वैल्यू किस चीज को बताता है। तो हम लोग अपने साइन वेव को भी एक तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा ओपन करके देखेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। पहले हम लोग का जो मेन फंक्शन है भाई, है ना, यानी मेन जो हम लोग का कंटेंट है आज के लिए भाई, इसको हम लोग को फूरियर सीरीज यूज करके ओपन करना है। पहले इसको करते हैं, देखते हैं भाई इसमें कितना डीसी टर्म है, कितना एसी टर्म है। तो अभी नोट्स पे आते हैं भाई। नोट्स में इसलिए अटैच कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो पॉज करने में भाई लिखने में आसानी हो। देखिए लिखा है ना, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेव फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया भाई ये हाफ वेव का आउटपुट वेव फॉर्म है, ये फुल वेव का है। बोथ वेव फॉर्म आर पीरियोडिक, दोनों पीरियोडिक है भाई, और दोनों नॉन साइनोसोडियल है, ठीक है। अब फूरियर सीरीज की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फूरियर सीरीज ये दोनों कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा भाई, क्योंकि फूरियर सीरीज पे अप्लाई हो जाएगा कि भाई ये मेरा पीरियोडिक भी है और ये नॉन साइनोसोडियल भी है। तो फूरियर सीरीज के हिसाब से आप कह सकते हैं भाई दोनों जो वेव फॉर्म होंगे ये डीसी टर्म्स प्लस एसी टर्म्स मिलकर के बने होंगे, है ना। तो वही लिखा भाई कि इसके अंदर यानी ये जो पहला वेव फॉर्म भाई ये डीसी कंपोनेंट प्लस एसी कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, और ये वाला भी आपका डीसी कंपोनेंट प्लस एसी कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, ठीक है। और एसी कंपोनेंट की बात करते भाई साइन टर्म्स और कोसाइन टर्म्स दोनों में से कोई प्रेजेंट हो सकता है, फिर दोनों प्रेजेंट हो सकता है। अभी हम लोग ओपन करके देखें तब पता चलेगा। तो ये तो हमें अब सबसे पहले ये चेक करना होगा कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेवफॉर्म है दैट इज पल्सेटिंग डीसी, ये पल्सेटिंग है ना भाई, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी, ये किस किस कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। और अगर इसमें एसी टर्म्स प्रेजेंट होंगे तो हमें फिल्टर सर्किट यूज करके एसी टर्म्स या फिर एसी कंपोनेंट को फिल्टर आउट करना होगा ताकि प्योर डीसी मिल सके। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप हेडिंग डाल दीजिए भाई, फूरियर एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, और यहां पे भाई हम लोग साइन फंक्शन के लिए बात करेंगे। साइन फंक्शन कहना मतलब क्या, वैसा वेवफॉर्म जो हमेशा जीरो से स्टार्ट हो। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जीरो से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट हुआ भाई। और कभी कभी किसी किसी बुक में भाई, अभी जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें आपका इस तरीके का वेवफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये भी तो भाई आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ही तो है, लेकिन भाई ये क्या है, कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन, क्योंकि ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से। तो इसको भी आप देख सकते हैं भाई, या फिर साइन में भी देख सकते हैं। इस पे बात करेंगे, पहले साइन फंक्शन के लिए सीखते हैं। साइन फंक्शन मतलब क्या भाई, जीरो से एक तरीके से वेवफॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो भाई हम लोग को फूरियर सीरीज का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है ना, और ज्यादातर केस में हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म लेके चलेंगे भाई, कि जो मेरा फूरियर सीरीज यानी कोई भी फंक्शन जो है वो डीसी टर्म्स प्लस ये आपका एसी टर्म्स, है ना, इससे मिलकर के बना होता है। एसी टर्म में भी कोसाइन टर्म्स और साइन टर्म्स। तो भाई ये मेरा फूरियर सीरीज का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो लिखा ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट, यानी ये जो मेरा वेवफॉर्म है भाई हाफ वेव रेक्टिफायर, ये वाला हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं अभी, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन बात करेंगे। अभी पहले इस पे काम कर रहे हैं कि भाई ये जो मेरे पास साइन फंक्शन है,
है ना, या फिर ये जो कॉम्प्लेक्स वेव है इसमें मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका मुझे ए नॉट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी सबसे पहले कोफिशिएंट फाइंड आउट करना भाई, ये ए नॉट हो गया यानी डीसी टर्म्स हो जाएगा, फिर अगर कोसाइन टर्म्स प्रेजेंट होगा तो भाई इसके आगे जो ए एन है ना, ए एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोगों ने जब फूरियर सीरीज पढ़ा था तो भाई यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी पता है भाई ए नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था ना, ये 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, या फिर कहिए -t/2 से लेके t/2 तक, ये भी एक पीरियड है ना, ये मेरा ए नॉट का एक तरीके से था वैल्यू, समझे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बी एन का ए एन का वैल्यू लिखा हो भाई, ए एन का 2/t है ना, इस तरीके से, और ये बी एन का, तो भाई ये सब हम लोग का ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है लास्ट वाले सेशन में, है ना। तो ये सब फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे और हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई कि ये जो ऊपर में आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का है उसमें ए नॉट का वैल्यू कितना आएगा, ए एन का वैल्यू कितना आएगा और बी एन का वैल्यू कितना आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि साइन वाला लिया हम लोगों ने इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। देखिए किसी किसी बुक में भाई इसका इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इक्वेशन कैसे लिखते हैं उस पर बात करेंगे। जैसे इसमें भाई ये जो एक्स एक्सिस इसमें टाइम दिखा है, ठीक है, ये मेरा टाइम है, सेकंड दिखा देते हैं, टाइम इन सेकंड। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं भाई ये मेरा 0 है, यहाँ पे भाई मेरा t/2 है और ये मेरा कैपिटल T। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कर रहा है, अपना एक कंप्लीट साइकिल बनाया, ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, फिर यहाँ से अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है ना। तो भाई हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है, ये पूरा टोटल टाइम कितना लिया है, t लिया ना, समझ गए। और यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा t/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर आप आगे बढ़ेंगे भाई तो कितना हो जाएगा आपका 1.5t यानी 3/2t हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा। तो किसी किसी बुक में भाई जो आपका वेवफॉर्म दिया रहेगा ये टाइम के, यानी यहाँ पे टाइम का फंक्शन दिया रहता है भाई, ठीक है, इस फॉर्म में। किसी किसी बुक में भाई आपका जो वेवफॉर्म रहेगा ये भी क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ही तो है। लेकिन भाई यहाँ पे आप देखिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है ना। और इधर हम लोग दिखा देते हैं इसको, ये मेरा ओमेगा टी के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने टाइम में दिखा है, यहाँ पे हम लोग का ओमेगा टी में दिखाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका इक्वेशन आप लिखिए, तो इसका इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे भाई, इक्वेशन लिखना आना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे, जैसे इस वाले के लिए देखिए भाई, यहाँ पे अगर मुझे इक्वेशन लिखना हो तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये यहाँ तक यानी 4, यहाँ पे टी स्मॉल लिख दीजिए भाई, टी, ठीक है ना। तो भाई टी का जो वैल्यू है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर के टी का वैल्यू लेस देन t/2 तक। क्या मतलब है, देखिए टी का वैल्यू बीच में हमेशा रहना होता है। इसको कैसे पढ़ते हैं समझिए भाई, टी का वैल्यू क्या है, इसका मुंह ओपन है इधर यानी बड़ा है, यानी टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 0 से आगे, ठीक है। मतलब 0 से आगे अगर आप बढ़ेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो भाई ये देख रहा ना, ये साइन की तरफ फॉलो कर रहा नहीं, साइन वेव की तरफ फॉलो कर रहा है कि नहीं भाई, क्योंकि साइन फंक्शन ऐसी तो होता है, समझ में बात को। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, सिर्फ हाफ साइकिल को देखिए भाई, तो हाफ साइकिल एक तरीके से क्या है, ये साइन का फंक्शन है कि नहीं, बोलिए साइन की तरह चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, ये साइन वेव भी तो है, समझ में बात को। तो हम लोग कह सकते हैं भाई कि टी का वैल्यू 0 यानी ग्रेटर देन 0 या फिर कहीं इक्वल टू 0, या फिर इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इक्वल टू हटा दीजिए आप, इसको आप ऐसे पढ़िए पहले, टी का वैल्यू, क्योंकि भाई ये वेव फॉर्म क्या है, टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है भाई, जैसे टाइम चेंज होगा वैसे इसका वैल्यू भी तो चेंज हो रहा है। तो आप कहेंगे क्या कि भाई ये जो फंक्शन है मेरा, टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन t/2, लेस देन t/2 मतलब t/2 के इधर ही भाई, ठीक है ना, यानी ये वाला डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये किस तरीके का बिहेव कर रहा है, साइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे भाई ये मेरा क्या है, तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, मान लेते हैं मेरा मैक्सिमम वैल्यू मान लेते ए है भाई, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है मैक्सिमम वैल्यू को ए लिखा जाता है, और ये क्योंकि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में क्या कर रहा है, साइन की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो ए साइन। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा भाई कि इसको मैं ओमेगा टी लिखूँ या फिर भाई इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टी लिखें, क्योंकि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, ये साइन की तरह एक तरीके से फंक्शन बन रहा है ना, तो उसको मुझे साइन के टर्म में लिखना पड़ेगा। और फिर वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें 4 टी का वैल्यू, फिर से लिखिए बीच में टी का वैल्यू, हम लोग अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे भाई टी का वैल्यू क्या
ग्रेटर देन, है ना, t/2 से आगे और t से पहले, ठीक है ना भाई, t का वैल्यू लेस देन t और t का वैल्यू ग्रेटर देन t/2, यानी इसके बीच में इसका वैल्यू क्या है आपका, ये 0 है भाई, ठीक है ना, समझ में आया बात को। तो 4 यानी इतने से इतने के बीच में ये साइन फंक्शन तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन कैसे लिखा हम लोगों ने, साइन के टर्म में लिखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ओमेगा टी लिखेंगे या फिर पाई टी लिखेंगे या फिर सिर्फ टी लिखेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे भाई कैसे इक्वेशन लिखते हैं। और बाकी देखिए टी का वैल्यू, है ना, लेस देन t/2 से लेकर के आपका, यानी सॉरी ग्रेटर देन t/2 से लेकर लेस देन t/2 के बीच में ये वाला वैल्यू कितना है आपका, ये 0 है भाई, क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब हम लोग आते हैं भाई कि किसी भी वेवफॉर्म का हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे a साइन ओमेगा टी होगा या फिर a साइन पाई टी होगा, ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू होगा, या फिर ये वाले, कौन सा सही है, कैसे हम लोग देखते हैं, है ना। फिर इसके लिए भी देखेंगे भाई, जैसे इसमें भी देखिए आप, यहाँ पे अगर हम लोग लिखना हो तो 4, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, t, तो t का वैल्यू क्या है भाई, t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई, इसके बीच में क्या है, ये साइन फंक्शन है ना, साइन कर बिहेव कर रहा है, तो क्या हो जाए, इसका मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं a है, तो भाई क्या हो जाए a साइन। अब अगेन यहाँ पे भाई हम लोग को ओमेगा t लिखना है या फिर सिर्फ t लिखना है या फिर कहिए सिर्फ पाई t लिखना है ना, कैसे हम लोग पता करते हैं भाई, इस पर पहले बात करते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि आप हेडिंग डाल दीजिएगा साइनसोइडल सिग्नल, और इसमें हम लोग लिख रहे हैं हाउ टू राइट देयर मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर कहिए एक्सप्रेशन। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेवफॉर्म दिखा रहे हैं, ये मेरा साइनसोइडल फंक्शन है और यहाँ पे मेरा जो एक्स एक्सिस है इसमें हम लोग टाइम को दिखाया भाई सेकंड में, और ये इसका मान लेता है Vm जो है मेरा मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वोल्टेज एक तरीके से, और ये मेरा दिया हुआ 0 1 2 3 4 5। उसी तरीके से दूसरा जो वेवफॉर्म है ना, ये केस 1 हुआ। केस 2 में देखें, केस 2 में अगेन मेरे पास एक तरीके से साइनसोइडल वेवफॉर्म भाई, लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे अगेन मेरा टाइम ही है ना, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने अगेन टाइम को ही रखा है सेकंड में, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है और ये मेरा 4 पाई है। ओके, उसी तरीके आगे जाएंगे वैसे बढ़ते चला जाएगा। तो भाई इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका भी अगेन मैक्सिमम वैल्यू Vm है। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में हम लोग के पास अगेन एक साइनसोइडल वेवफॉर्म भाई, लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोग का यहाँ पे ओमेगा टी है भाई। ओके, और ओमेगा टी जब भी होगा इसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। कैसे रेडियन होता है, क्या होता है, हम लोग बात करेंगे अभी, रुकिए। ये अगेन 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, ठीक है, इस तरीके से आगे गया हुआ है। उसी तरीके से भाई अगर हम लोग फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस में देखिए अगेन यहाँ पे भाई मेरा ओमेगा टी है जो कि रेडियन में होता है, और ये आपका 0 1 2 3 4 5 दिया हुआ, तो इसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, है ना। फिर इसके लिए हम लोग कैसा इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 एक तरीके से वेवफॉर्म दिया हुआ भाई, 1 2 3 4। तो कैसे कैसे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए अभी बात करते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ बात करते हैं कि भाई ओमेगा टी को हम लोग रेडियन क्यों बोलते हैं, है ना। सबसे पहले समझिए भाई रेडियन क्या होता है। न्यू पेज पे आते हैं। देखिए भाई सारा का सारा नोट्स बनाते जाइए भाई, अगर आपका फंडामेंटल चीजें क्लियर नहीं है ना तो आगे चल करके आपको दिक्कत होगा। हम लोग पास 2 तरीके का मोशन होता है, एक आपका लीनियर मोशन और एक होता है भाई आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन मतलब क्या भाई, अगर आप सीधे चल रहे हैं ऐसे जमीन पे, है ना, रोड पे, अगर आप कार चला रहे हैं या फिर साइकिल चला रहे हैं, फिर पैदल चल रहे हैं, वो सब क्या है, लीनियर मोशन है भाई। तो लीनियर मोशन में सबसे पहला जो टर्म होता है इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म है भाई आपका लीनियर वेलोसिटी, इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लीनियर मोशन जब भी होगा भाई तो इसमें हम लोग 3 टर्म्स के बारे में बात करते हैं भाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। तो अगर आपको भाई वेलोसिटी का डेफिनेशन पता होगा तो भाई हम लोग को पता है कि भाई जो वेलोसिटी होता है, v मतलब क्या, सीधे समझे लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई, ds/dt, जहां पे s क्या है मेरा, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। लीनियर वेलोसिटी को क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट लगा दिया भाई, टाइम बोलने का मतलब नहीं, अपने आप चेंज बता देता। उसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भाई, यानी dv/dt।
तो भाई ये दो बेसिक फार्मूला, एक वेलोसिटी का हो गया और एक एक्सेलरेशन का हो गया। कहाँ से? लीनियर मोशन में। ठीक है, अब भाई हम लोग आते हैं सर्कुलर मोशन में। तो भाई सर्कुलर मोशन मतलब क्या है भाई, हम लोग का यहाँ पे सर्कुलर पाथ होगा। तो आप समझिए भाई, अगर आप जैसे मान लेते ग्राउंड है भाई, सर्कुलर ग्राउंड है, तो अगर आप इसके सरकमफेरेंस पे आप पैदल चल रहे हैं, इस तरीके से किनारे किनारे आप चल रहे हैं भाई, तो इस मोशन को या फिर ये जो आप चल रहे हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा लीनियर मोशन है। ध्यान समझिएगा, लीनियर मोशन। लेकिन भाई जब आप इधर किनारे किनारे चल रहे हैं तो सीधी सी बात है, सेंटर में आपका कुछ एंगल भी तो बन रहा होगा। जैसे मान लेते हैं ये इसका रेडियस है, मान लेते हैं यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब भाई इसको मान लेते हैं ए पॉइंट से, इसको मैंने यहां पे लिया है बी पॉइंट, ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट यहां पहुंच गया एक तरीके से। तो सीधी सी बात है, ये जो डिस्टेंस है भाई यहां से लेके यहां तक, ये क्या कहलाएगा, ये मेरा लीनियर मोशन है, या फिर कहिए ये मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है भाई एस से। लेकिन भाई यहां से यहां चल रहा है तो सीधी सी बात है, एंगल भी तो बना, समझ में आया। तो ये जो एंगल बना भाई, ये थीटा कहलाता है। इसी एंगल को, यानी ये जो थीटा बन रहा है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? हम लोग भाई यहाँ पे लीनियर मोशन और यानी लीनियर मोशन को रेफरेंस लेकर के सर्कुलर मोशन भाई एक तरीके का रिलेशन ड्राइव कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जब भाई आप किनारे यहाँ से यानी ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे गए तो भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेरा एस है। लेकिन भाई क्योंकि सर्कुलर मोशन था तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो एंगल बना है थीटा, तो इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इधर हम लोग का क्या था, लीनियर वेलोसिटी, तो इधर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से। और उसी तरीके से अब आपका इधर हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को भाई हम लोग दिखाते हैं अल्फा से। क्लियर हुआ? तो अभी आप देखिए भाई, हम लोग का यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलने में यहाँ पे एक एंगल बन गया थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट मेरा एस है, ठीक है, और ये मेरा रेडियस आर था भाई। तो मुझे एंगल का डेफिनेशन पता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है भाई आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लियर हुआ? अभी रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, उस पर भी बात करेंगे। पहले सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन पे बात कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बना है, एंगल कितना बना भाई, मेरा थीटा बना। जो आर्क लेंथ है भाई, आर्क लेंथ ही तो है जिसको हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट एस से दिखाया भाई, और जो रेडियस मेरा आर है उस तरीके से। तो भाई यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा भाई। सही बात है। अब अगर ये जो मेरा वेलोसिटी है भाई, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो भाई यहाँ पे मैं s का वैल्यू डाल सकता हूँ। तो s का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d थीटा इंटू आर अपॉन डी टी। और हम लोग को पता है भाई, हम लोग को पता है कि भाई जो रेडियस होता है किसी भी सर्कल का, कांस्टेंट होता है, तो रेडियस को हम लोग बाहर ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा, डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए ये जो डी थीटा है, ये जो थीटा है भाई, थीटा क्या था मेरा, ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर ऐसे करिए ना भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई क्या बनेगा, ये वेलोसिटी बनेगा नहीं बनेगा, यानी आप सीधे सीधे यहाँ पे देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी लिखा ना, इसका वैल्यू होता है डी थीटा अपॉन डी टी। समझे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई ये जो डी थीटा अपॉन डी टी है, इसके जगह मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इनटू ये हो जाएगा आपका ओमेगा। यानी हम लोगों ने पहला रिलेशन डिराइव किया भाई, ये मेरा लीनियर वेलोसिटी है, ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, ये आपका v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, या फिर कहिए ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो हम लोगों ने लीनियर मोशन को रेफरेंस लिया भाई, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन में गए। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने देखा भाई कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का क्या रिलेशन है, ये हम लोग को पता चल गया। फिर हम लोगों ने सीधे सीधे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो हम लोग भाई ये मिल गया। उसी तरीके से अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो भाई क्या है आपका, dv अपॉन dt है। तो भाई हम लोग को वेलोसिटी का ऑलरेडी है ना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता है भाई। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, d और v के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, r इंटू ओमेगा अपॉन dt। तो भाई यहाँ पे अगेन r मेरा कांस्टेंट हो जाएगा,
एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर, और ये हो जाएगा डी ओमेगा डी टी। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्सेलरेशन बन जाएगा भाई, ठीक है। यानी ये जो एक्सेलरेशन अल्फा है, अल्फा के हम लोग क्या लिखेंगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई यहाँ पे जो डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसके जो हम लोग क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा भाई, ठीक है। जहाँ पे ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन और ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भाई। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा भाई, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब आते हैं इस पे, जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जैसे मान लेते हैं भाई, यहाँ पे एक स्पेशल केस लेके चल रहा है, मान लेते हैं हम लोग का एक सर्कल है, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा एक चक्कर लगा रहा हूँ भाई। पूरा एक चक्कर अगर लगाएंगे तो भाई पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब क्या, आर्क लेंथ कितना बनेगा, आर्क लेंथ पूरा सरकमफेरेंस के बराबर बनेगा। ऐसा मान लेते हैं रेडियस मेरा आर है, तो भाई आर्क लेंथ कितना होगा, सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर के बराबर, डिवाइडेड बाय जो रेडियस है, रेडियस आर माना है तो आर कर देंगे। और एक चक्कर लगाने के कारण एंगल यहाँ पे कितना बनेगा भाई, एंगल मेरे यहाँ पे बनेगा 360 डिग्री। तो भाई आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 पाई, और इधर हो जाएगा 360 डिग्री। तो भाई इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई। और ये जो पाई होता है इसी को हम लोग रेडियन बोलते हैं भाई, ठीक है। जैसे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये क्या होता है, सब रेडियन ही तो है। तो अगर हम लोग भाई इस पाई का वैल्यू देखें तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या फिर कहिए 3.14, और ये रेडियन जैसे चलते आ रहा है वैसे का वैसे ही चलेगा। क्लियर हुआ। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं भाई 3.14 रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो भाई 1 रेडियन की अगर बात करें तो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 3.14। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, ठीक है। 57.4 या 3 समथिंग आता है, एक्यूरेट मुझे याद नहीं भाई, ठीक है ना, इतना डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक रेडियन के अंदर कितना 57.3 डिग्री होता है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मेरा रेडियन है, रेडियन ये बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिग्री के मुकाबले। समझे भाई। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रेडियन बड़ा है फिर डिग्री बड़ा होता है, आप क्या बोलिएगा कि भाई रेडियन बड़ा है, ठीक है, डिग्री के मुकाबले, क्योंकि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 57.3 डिग्री। क्लियर हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट को भाई आज समझ में आया होगा भाई रेडियन जो है मेरा बड़ा यूनिट होता है ना। किसी जैसे एंगल हम लोग मेजर करते हैं, 2 तरीके से एंगल मेजर करते हैं भाई, रेडियन में या फिर डिग्री में। तो भाई एंगल को मेजर करने का जो बड़ा यूनिट है वो कौन सा है, रेडियन होता है। और सबसे छोटा यूनिट क्या है, डिग्री है। डिग्री को भी आप तोड़ेंगे भाई, इसमें आपका मिनट होगा, सेकंड होगा, है ना। तो इन दोनों बस याद रखिए, डिग्री जो है मेरा बड़ा होता है भाई, सॉरी रेडियन जो है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डिग्री। अब आते भाई हम लोग आगे, यहां पे हम लोग बात कर रहे थे जो ओमेगा टी है इसको हम लोग रेडियन क्यों बोलते हैं, है ना। तो रेडियन क्या होता है अभी तो समझ में आ गया भाई, रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है ये भी समझ में आ गया। समझिए ये जो ओमेगा है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर, अभी जस्ट बताया था ना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा भाई। अगर ये नहीं पता तो अभी इसको हटा देते हैं। अभी तो आपको पता ना सर्कुलर मोशन में जस्ट ओमेगा जो होता है, यानी थीटा क्या था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या था एंगुलर वेलोसिटी। तो वही का ओमेगा क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी भाई। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप कोई भी सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहे हैं, उसका डेफिनेशन क्या था, ओमेगा इक्वल टू क्या था, डी थीटा अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या है भाई कि टाइम के रिस्पेक्ट में भाई आपका यहाँ पे एंगल कितना तेजी से बन रहा है। समझ के बात को, जितना टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे थीटा एक तरीके से चेंज होगा, आप कहेंगे ना भाई ओमेगा उतना ही ज्यादा, यानी एंगुलर वेलोसिटी उतना ही ज्यादा है। जैसे अगर हम लोग लीनियर मोशन में देखें, लीनियर मोशन में क्या होता है भाई, देखिए पहले लीनियर मोशन में कि भाई वेलोसिटी क्या होता है। लीनियर मोशन में हम लोग को पता है कि भाई वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, ds अपॉन dt। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई। इसका मतलब क्या भाई, जैसे वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 10 किलोमीटर पर आवर या फिर कहिए 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो भाई कि 1 घंटे में भाई 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर इतने डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो आप सोचिए भाई कि यहाँ पे टाइम के साथ क्या हो रहा है, समझिए ना वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई, ये समझिए। तो अगर हम लोग सर्कुलर मोशन में आए तो सर्कुलर मोशन में इसका डेफिनेशन क्या है भाई, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पे जितना तेजी से
मतलब जितना कम समय में जितना ज़्यादा एंगल बनेगा, आप कहेंगे भाई एंगुलर वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा हाई है। क्लियर हुआ? तो ओमेगा जो है भाई, ओमेगा इक्वल टू क्या है आपका, ओमेगा इक्वल टू होता है आपका 2 पाई एफ, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई एफ की जगह भाई, क्योंकि हम लोग पता है एफ इक्वल टू होता है 1/t, तो एफ की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई टी होगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी। ठीक है, टी जहाँ पे आपका टाइम है, और ये 2 पाई क्या एक सर्कल है। इसका मतलब क्या हो, अगर भाई टाइम कम है, मान लेते हैं एक चक्कर लगाने में कम समय लग रहा है, तो भाई सीधी सी बात है ओमेगा वैल्यू ज़्यादा होगा ना। ठीक है, वही अगर आपका एक चक्कर लगाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, सीधी सी बात है ओमेगा कम होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बस आप समझिए भाई कि ओमेगा है क्या। ओमेगा मतलब क्या, ये सीधे सीधे एंगल है भाई। ठीक है, आप ऐसा समझिए ना, देखिए इसको अभी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी को हम लोग रेडियन बोला ना, ये होता है क्या, देखिए इसको पहले तोड़ के समझाता हूँ, उसके बाद पे बात करते हैं। देखिए ओमेगा टी को हम लोग रेडियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई रेडियन मेरा एंगल होता है, तो भाई ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, ओमेगा वैल्यू जैसे 2 पाई अपॉन टी, और फिर से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टी से मल्टीप्लाई किया, तो भाई यहाँ पे भी नीचे क्या है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ऊपर में भी टी है, यानी ये भी एक तरीके सेकंड होता है, कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 पाई ही तो बचा। तो 2 पाई क्या है भाई, क्योंकि 2 पाई 3 पाई है ना, या फिर पाई, ये सब क्या है, एंगल होता है, जिसको हम लोग रेडियन बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ? तो ओमेगा इंटू टी करेंगे तो ओमेगा खुद का वैल्यू क्या है 2 पाई बाई टी, और फिर से हम लोगों ने टी से मल्टीप्लाई किया तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाता, बचा क्या, सिर्फ एंगल। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ओमेगा टी मेरा क्या है, ये एक एंगल होता है भाई, किसमें, रेडियन में। तो जो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं Vm साइन ओमेगा टी, तो भाई ये जो एंगल है ना, ये क्या है, ओमेगा टी क्या बता रहा है, यहाँ पे एंगल बता रहा है भाई, और किस में, रेडियन में। जैसे अगर हम लोग का ऐसे लिखा हो भाई साइन 2 पाई, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक तरीके से ओमेगा टी का वैल्यू बता रहा है, क्योंकि भाई ओमेगा टी अपने आप में क्या है, रेडियन है ना, समझ में आया। तो ओमेगा 2 पाई का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो साइन 2 पाई का मतलब क्या, ये हो गया 0 से लेके पाई, और फिर ये हो गया आपका 2 पाई, है ना भाई। तो 2 पाई साइन 2 पाई पे वैल्यू देख लीजिए कितना है, 0 है, तो साइन 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई का वैल्यू ये 0 के बराबर होगा। क्लियर हुआ? और वही अगर आपसे ओमेगा पूछता तो ओमेगा क्या है भाई, ओमेगा आपका 2 पाई एफ, या फिर कहीं इसी को हम लोग बोलते हैं 2 पाई बाई टी। अब इसका क्या मतलब होता है भाई, है ना, इसका क्या मतलब, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहले इक्वेशन लिखना सीखते हैं भाई, पहले इक्वेशन लिखना सीखते हैं, या फिर पहले बेसिक ही कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद आता है इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। देखिए आया ना, यहाँ पे ये आप नोट कर लिए, 1 रेडियन इक्वल टू 57.32 डिग्री होता है। ओके, अब आते थोड़ा सा बेसिक के ऊपर, यहां से आते हैं भाई। ओमेगा का क्या मतलब होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या फिर कहिए 2 पाई एफ, इसका क्या मतलब होता है समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और शुरू से लेके चलते हैं, पहले से वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आता है साइन पे। देखिए भाई यहाँ पे लिखा ना, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सही बात है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर कहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या, हाउ मच एंगल इज स्पिन, स्पिन का मतलब क्या, एक चक्कर लगाना, स्पिन थ्रू पर सेकेंड। या फिर इसको अगर हमने यहाँ पे देखे फार्मूला में, फिर लैंग्वेज पे आते हैं भाई, ओमेगा इक्वल टू क्या है 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 पाई, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल इन अ सर्कल। भाई 2 पाई का मतलब एक चक्कर होता ना, तो वही एंगल इनटू सर्कल इनटू यहाँ पे एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड, यानी एक मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है भाई, तो वही तो लिखा है स्पिन। ठीक है, इनटू स्पिन। ठीक है, या फिर इसको ऐसे देखिए, एंगल इन सर्कल इनटू हाउ मेनी सर्कल स्पिन थ्रू पर सेकंड, क्योंकि भाई एफ है ना, तो एफ को अगर लिखना हो लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी सर्कल, या फिर कहिए हाउ मेनी रिवॉल्यूशन स्पिन थ्रू पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना एक तरीके चक्कर लगाता है। जैसे मान लेते भाई 1 सेकंड में इसने 10 चक्कर लगाया, तो भाई ये 10 हो जाएगा, और पहले से जो 2 पाई आ रहा था, है ना, क्योंकि एंगल इन सर्कल कितना होता है, जैसे देखिए ना यहाँ पे 2 पाई है, तो भाई हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने बार चक्कर लगा रहा है, कितना रिवॉल्यूशन लगा रहा है, फिर कितना साइकिल कंप्लीट बना रहा है भाई, है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर भाई आप मान लेते 10 है ना, तो सीधी सी बात है कितना हो जाए आपका 10 दूनी
20 पाई, ठीक है, ये आपका एक्चुअल ओमेगा बनेगा। तो ओमेगा का ये लैंग्वेज पकड़िए भाई, एंगल इन सर्कल इनटू हाउ मेनी सर्कल, या फिर हाउ मेनी साइकिल्स, या फिर इसको हाउ मेनी रिवॉल्यूशन स्पिन थ्रू पर सेकेंड, ये बोलते हैं एक तरीके से। और उसके यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका, रेडियन पर सेकेंड होता है भाई। ओमेगा का 2 पाई बाई टी होता है, तो 2 पाई यानी अपना एंगल है किसमें, रेडियन में है, और नीचे में टाइम है भाई, तो क्या बोल देंगे, रेडियन पर सेकेंड। या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू है आपका 2 पाई एफ, तो 2 पाई क्या हो गया, रेडियन हो गया भाई, और एफ क्या होता है, एफ का यानी फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो हर्ट्ज, एफ का ये पर सेकेंड, ठीक भाई। ये इसका फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है आपका हर्ट्ज होता है, या फिर आप कह सकते हैं पर सेकेंड बोला जाता है इसको, पर सेकेंड। तो 2 पाई यानी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये वाला फार्मूला से यूज करके आप निकालिए यूनिट रेडियन पर सेकेंड, या फिर ये वाला से। अंडरस्टैंडिंग अगर आपका बेटर है भाई तो दोनों तरीके से आपका रेडियन पर सेकेंड ही आएगा एक, ओके। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ओमेगा मतलब क्या होता है और ओमेगा टी का मतलब क्या होता है। ओमेगा टी सीधे सीधे आपको, क्योंकि टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया तो आपको हमेशा एंगल देगा, तो ओमेगा टी आप लिख लीजिए नोट्स में, रेडियन के बराबर होता है, और ओमेगा सिर्फ है तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड, ओके। अब आते हैं आगे, अब हम लोग यहाँ पे भाई इक्वेशंस के ऊपर आते हैं, कैसे इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले भाई जो पहला स्टेप है या फिर एक चीज और आपको समझना पड़ेगा भाई, एक चीज और समझना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि जो भी हम लोग साइनसोडियल फंक्शन का इक्वेशन लिखते हैं, जैसे वी टी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, तो भाई यहाँ पे हम लोग हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिखते हैं, समझ में आया, या फिर मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब होता है, इस पे थोड़ा सा बात करता है। इसको समझने के लिए हम लोग को वापस से भाई थोड़ा सा बेसिक के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल लिया भाई। यूनिट सर्कल मतलब होता है भाई वैसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 के बराबर हो, हाइपोटेनस क्या हो, 1 के बराबर हो, और जो एम्पलीट्यूड हो वो भी एक तरीके से 1 के बराबर, एम्पलीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल डेफिनेशन सीधे समझिए, रेडियस 1 के बराबर होता है भाई, ठीक है ना। यानी ये जो रेडियस है ये 1 यूनिट, अब 1 यूनिट क्या हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, ठीक है भाई, मिलीमीटर में, जो आपको लेंथ लेके चलना उस हिसाब से। तो अभी हम लोग इजी रखने के लिए मान लेते भाई मीटर में है, या फिर कहिए मीटर लेंगे ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उस तरह इमेजिन कीजिए भाई मेरे पास एक यूनिट सर्कल है, ओके, और यहाँ पे समझिए जो एंगल बनेगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि भाई सर्कुलर मोशन में, जैसे मान लेते हैं आप अभी यहाँ पे बैठे हो भाई, यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ गए, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ एंगल तो बना होगा। तो एंगल को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थीटा से दिखा सकता है, फिर ओमेगा टी से भी दिखा सकता हूँ। थीटा अगर आप दिखाएंगे भाई तो ज़्यादा थीटा को हम लोग डिग्री में कंसिडर करते हैं, तो बेटर होगा कि भाई इसको थीटा ना दिखा के ओमेगा टी दिखा देते, क्योंकि हम लोग जब भी गोल गोल घूमेंगे भाई तो उसमें जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, रेडियन बनता है, ठीक है। अब जैसे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई वो डिग्री में भी दिखा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो भाई ये जो एंगल बनेगा ये ओमेगा टी यानी रेडियन है, सीधी सी बात है, या फिर कहिए आपका थीटा, थीटा भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ। अभी देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, लिखा ना, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे हम लोग गए, इस पोजीशन से यहाँ पे पहुँच गए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो इस ट्रायंगल में हम लोग जा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे मेरा ओमेगा टी है, और ये मेरा जो बनेगा ये रेडियस के बराबर होगा। और क्योंकि भाई ये रेड कलर का जो ट्रायंगल इसमें आप देखें, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरा हाइपोटेनस, जो रेडियस होगा वो हाइपोटेनस के बराबर होगा, सही बात है। और इसका वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से 1 मान रखा है। तो अगर हम लोग भाई इस ट्रायंगल में हम लोग अभी बात कर रहे हैं साइन टर्म क्या होता है, ठीक है, कोसाइन टर्म क्या होता है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिले भाई, ध्यान समझिए इसको। हम लोग यहाँ पे अगर साइन थीटा की बात कर रहे हो, थीटा कुछ नहीं तो भाई यहाँ पे ओमेगा टी की बात करते हैं, ठीक है, थीटा ही लगा देता ना, पहले समझिए क्या होता है, P बाय H होता है भाई, सही बात है। तो अगर हम लोग यहां से भाई इस P की बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इंटू साइन थीटा, सही बात है। अब अगर आप ध्यान से देखिए भाई P क्या है मेरा, ये P क्या है, ये भाई मेरा y एक्सिस है ना, इसको अगर आप एक्सिस दिखा देते हैं यहाँ पे, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया भाई। तो जो हाइपोटेनस है यानी जिसको हम लोग P परपेंडिकुलर जो बोल रहे हैं भाई,
ये हमेशा क्या बता रहा है, वाई एक्सिस का वैल्यू बता रहा ना भाई, यहाँ पे जो भी वैल्यू वही वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा वाई एक्सिस का वही वैल्यू मेरा पी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो भाई पी को मैं लिख सकता हूँ कि भाई मेरा वाई एक्सिस पे दिखाया गया है पी को, और यहाँ पे जो एच है, एच क्या है मेरा हाइपोटेनस है ना, या फिर कहिए ठीक है इसको हम लोग 1 लिख देते हैं क्योंकि भाई हाइपोटेनस मेरा 1 के बराबर है, और ये हो जाएगा साइन थीटा, सही बात है। तो अब समझिए यहाँ पे लिखा ना साइन देयरफॉर गिव्स द एक्चुअल वर्टिकल, यानी साइन वैल्यू जो है भाई, ये जो साइन वैल्यू है ये हम लोग को हमेशा क्या देगा, ये वर्टिकल वैल्यू देता है, अपोजिट मतलब कहना मतलब क्या है, साइन एंगल, ठीक है यहाँ पे इसको पढ़िए, साइन एंगल थीटा लिखे फिर ओमेगा टी लिखे, बेटर है एंगल लिख देते हैं, क्या होता है पी अपॉन एच होता है भाई। तो यहाँ से अगर हम लोग पी की बात करें तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा आपका एच इंटू साइन, यहाँ पे एंगल ही रहने देते हैं, ठीक है। और P क्योंकि भाई y एक्सिस को दिखा रहा है तो y लिख दिया हम लोगों ने, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे एंगल की जगह हम लोग सीधे सीधे ओमेगा टी लिख सकते हैं। और हाइपोटेनस तो भाई मेरा पहले से ही 1 था तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो अभी देखिए भाई हम लोग यहाँ पे सबसे पहला केस लेके चल रहे हैं, केस 1 में क्या लेके चल रहे हैं, ओमेगा टी का वैल्यू ले 30 डिग्री। अभी थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा भाई या फिर बोरिंग लगेगा, लेकिन 5 मिनट रुकिए आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा यहाँ पे। भाई मान लेते हैं ओमेगा टी का वैल्यू अभी 30 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भाई हम लोग कहाँ पहुंचे 30 डिग्री पे, ठीक है। डिग्री में दिखा देते हैं क्योंकि डिग्री में हम लोग ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, लेकिन आप समझ में रेडियन में भी इसको दिखाया जाता है। तो डिग्री को अगर आप रेडियन में दिखाना तो क्या कर लेंगे, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, काट देते 100 यानी पाई बाई 6 हो जाएगा, है ना। तो ये भाई 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 में भी दिखा सकते हैं, रेडियन में हो जाएगा एक तरीके से। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं साइन 30 या फिर कहीं साइन 30 डिग्री को पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना आएगा 0.5 आएगा भाई। और हम लोग को पता है भाई कि ये जो y था, ये y क्या है, ये सीधे सीधे परपेंडिकुलर को ही तो बता रहा है। इसका मतलब क्या भाई, जैसे आप 30 डिग्री पे आएंगे तो भाई इसका जो वैल्यू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, तो कहना मतलब क्या ना, साइन जो है ना भाई, साइन हम लोग को हमेशा क्या बताता है, परपेंडिकुलर लेंथ को बताता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर, जो ट्राइंगल है इसका 3 साइड है ना, हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन हम लोग को हमेशा क्या बताता है, परपेंडिकुलर को बताता है भाई, ठीक है। सो शॉर्टकट में दिखाता है, परपेंडिकुलर को दिखाता है, ओके। तो अभी देखिए कि भाई इसका जो लेंथ है कब, जब ओमेगा टी का वैल्यू या फिर कहिए जो एंगल मेरा कितने के बराबर, 30 डिग्री बराबर कितना आया आपका 0.5 के बराबर आया। तो क्योंकि भाई इसके आगे क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनस था ना, y इक्वल P इक्वल टू एच साइन एंगल था ना भाई, आगे कुछ नहीं तो 1 था ना, यहाँ पे यहाँ सब देखें ना, h साइन एंगल था ना भाई, h साइन ओमेगा टी था, क्लियर हुआ। तो h तो भाई मेरा 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू, और इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना आया 0.5, यही है ना। तो भाई हम लोग लिख सकते हैं 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 50% लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 50% है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 50/100, 1 0 से 1 0 कट जाए, कितना है 0.5, समझे। तो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 50%, यानी क्या हो जाएगा 1 क्या था, 1 को वैसे ही रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा मेरा 50%। इसका मतलब क्या है, ये 1 कुछ नहीं क्या था, हाइपोटेनस था ना भाई, समझे, ये मेरा हाइपोटेनस था और ये 50%, तो इसको मैं ऐसे लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कि भाई 50% ऑफ हाइपोटेनस, यही तो है 50% ऑफ, ये मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है का, यानी हाइपोटेनस का 50%। भाई जब मेरा ओमेगा टी का वैल्यू 30 डिग्री आया है तो भाई यहाँ पे जैसे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, क्योंकि इसका आगे 1 था ना, हाइपोटेनस छुपा हुआ भाई, ठीक है, तो कितना आ गया 0.5, और इसका कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 छुपा है, तो आप लिख सकते हैं ना भाई हाइपोटेनस का कितना है, ये 50% है, तो ये लिखा 50% ऑफ हाइपोटेनस। भाई 30 डिग्री पे ये जो वैल्यू है कितना है 0.5 के बराबर है ना, 0.5 के बराबर है, लेकिन हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस मेरा 1 था भाई। तो हाइपोटेनस का ये कितना परसेंट बना बताइए, 50% ही तो बना, क्योंकि भाई आधा है ना एक तरीके से। उसी तरीके से सेकंड केस आते भाई, मान लेते इस बार मान लेते हम लोग थोड़ा सा और ऊपर गए, है ना, यहाँ से यहाँ तक गए, तो भाई एंगल इस बार मेरा ज्यादा बना होगा। इस बार मान लेते हैं ओमेगा टी या फिर जो थीटा का वैल्यू 45 है, लिखा ना, केस 2 में 45 डिग्री लिया है, फिर इसको रेडियन में दिखा तो क्या हो जाएगा पाई/4 लिखेंगे ना भाई 45 डिग्री को रेडियन में। तो अगर हमने यहाँ पे निकालते हैं साइन 45 या फिर कहिए साइन पाई/4, इसका वैल्यू कितना आएगा 0.71 आएगा। इसके आगे कुछ नहीं भाई, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ था ना, ऐसे था ना यहाँ पे, P इक्वल टू एच साइन
ओमेगा टी। तो भाई इसका वैल्यू मेरा 1 था और इसका साइन 45 पे वैल्यू कितना आया 0.71, और 0.71 को अगर हम लोग परसेंटेज में दिखाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 71% हो जाएगा ना, इसको परसेंटेज में चेंज किए ना, कितना है 71% आया कि नहीं आया। तो आप लिख सकते हैं कि भाई 1 क्या है मेरा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का ये क्या हो गया 71% हुआ कि नहीं हुआ, लिख दिया यहाँ पे 71% ऑफ हाइपोटेनस। उसी तरीके से अगर आप थर्ड केस देखते हैं भाई, मान लेते हैं ओमेगा टी का वैल्यू इस वक्त 60 डिग्री है, यानी हम लोग थोड़ा सा और ऊपर गए, ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। तो भाई इस बार देखिए साइन 60 का वैल्यू अगर हम निकाले फिर यहाँ पे π/3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आया 0.87। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये हाइपोटेनस का कितना हो जाएगा 87%, वही लिखा 87% ऑफ हाइपोटेनस। क्लियर हो रहा है। उसी तरीके से भाई अगर हम लोग फोर्थ केस की बात करें, आगे आते हैं, फोर्थ केस में अगर देखते हैं, इस बार हम लोगों ने कितना लिया भाई कि मेरा जो ओमेगा टी है 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या, हम लोग कहाँ पहुंच गए होंगे इस बार, हम लोग सीधे सीधे यहाँ से ये पूरा एंगल बन गया इस बार, ठीक है भाई, यहाँ पहुंच गए हम लोग, ए से यहाँ पहुंचे भी। तो ये एंगल कितना होगा ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, फिर ये π/2, इसका वैल्यू अगर आप निकालते तो 1 के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन कैसे था y इक्वल टू, यानी y को हम लोगों ने p बोला था, ये था मेरा h साइन ओमेगा टी। तो भाई ये तो मेरा 1 था और साइन 90 यानी π/2 का वैल्यू कितना आएगा 1 के बराबर, है ना। तो आप लिख सकते हैं भाई ये 1 क्या था हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस का 1 अपने में क्या होता है 100% होता है, आप लिख सकते हैं ना 100% ऑफ हाइपोटेनस। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हैं भाई कि जो मेरा साइन फंक्शन है, ये जो साइन फंक्शन है, जैसे साइन ओमेगा टी यानी ओमेगा टी को 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो एक्चुअल क्या बता रहा है, ये आप लैंग्वेज में दिखा सकते हैं भाई कि हाइपोटेनस का 100% हुआ, फिर इधर देख रहे भाई हाइपोटेनस का 87%, हाइपोटेनस का 71%, हाइपोटेनस का 50%, है ना। तो इस चीज को पकड़िए कि भाई y इक्वल टू, अब पूरा अगर इक्वेशन लिखना y क्या है हमारा परपेंडिकुलर भाई, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्योंकि मेरा हाइपोटेनस था इनटू साइन एंगल, ठीक है ना। तो आप समझिए भाई, अब समझिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि भाई जब भी हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो भाई हम लोग को यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिखना होता है ना। Vm का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ही क्यों होता है, साइन से पहले मैक्सिमम वैल्यू क्यों होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए भाई किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि हम लोगों ने भाई यहाँ से स्टार्ट किया था ना, किसी भी ट्रायंगल में यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो किसी भी ट्रायंगल भाई 3 साइड होता है, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस ही सबसे बड़ा साइड होता है ना भाई, और हाइपोटेनस क्या है एक तरीके से भाई इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, तो हाइपोटेनस ही ना होगा, हाइपोटेनस को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे ना भाई। तो यहाँ पे आइए आप, लिखा ना, जैसे अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे, जैसे मान लेते ए साइन ओमेगा टी, तो ए जहाँ पे क्या है मेरा एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है भाई, लिखा ना ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड इक्वल टू 1, क्योंकि भाई यूनिट सर्कल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये 1 के बराबर होगा, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इस पे आते हैं भाई, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो भाई एक चीज और आते हैं हम लोग यहाँ पे, इस सर्कल पे आइए आप, देखिए भाई, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करते हैं। यहां पे भाई आप ध्यान समझिए, ये हम लोग का 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ना, यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है साइन को दिखा रहा है, ठीक है।
ये जो ब्लू कलर का दिखाया गया कॉस को बताएगा, और ये जो ग्रे कलर से दिखाया गया टैन को दिखा रहा है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइन को देखना भाई, ग्रीन लाइन। और अभी जस्ट बताया कि जो साइन फंक्शन होता है किसको बताता है, ये परपेंडिकुलर को बताता है भाई, ठीक है, परपेंडिकुलर का हाइट बताता है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी आप ध्यान समझिए, देखिए हम लोग अभी जीरो पे बैठे हुए हैं, तो भाई cos जीरो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए अभी cos जीरो 1 के बराबर है। अभी अगर मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंगल भी दिखाते हैं, एंगल दिखाते हैं भाई। देखिए जैसे मैं अगर 30 डिग्री पे जाता हूँ, ध्यान समझिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइन आ गया ना, ये ग्रीन कलर का लाइन है ना भाई, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना कि नहीं बना, एक ये ट्रायंगल बन रहा है ना, समझ में आया। तो साइन जो है आपका, साइन किसको बताता है, साइन हमेशा परपेंडिकुलर के वैल्यू को बताता है, इसको बताएगा भाई। और ये क्योंकि सामने सामने वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ना, और जो कॉस होता है, कॉस हमेशा किसको बताता है, बेस को बताता है। और टैन क्या होता है, टैन भाई आपका ये जो, या फिर ये दोनों का अगर आप रेशियो लेते है ना, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों का रेशियो लेता है, टैन मिल जाएगा। तो पहले आप समझिए साइन का वैल्यू। तो भाई जब हम लोग का यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, देख रहे ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे भाई साइन का वैल्यू कितना आया, 0.5 आया है ना। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ना भाई, 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। तो ये हाइट कितना आ गया, देख रहे ना 0.5 आ गया, एक तरीके से क्लियर हो रहा है। ये ग्रीन कलर के लाइन को दिखाया 0.5। उसी तरीके से अगर मैं साइन का भाई, यानी अगर मैं 45 डिग्री पे आता हूँ, तो 45 डिग्री में देखिए 45 डिग्री में आप देखिए भाई कितना होता है, साइन 45 1/√2, 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, 0.707, यानी ये देख ना परपेंडिकुलर का लेंथ पूरा बढ़ गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री पे आता हूँ भाई, तो 60 डिग्री में देखिए ये हाइट और बढ़ गया, समझ में आ रहा हो। 60 डिग्री पे कितना आ गया, 0.75 आ गया, एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए। उसी तरीके से अगर मैं और आगे जाऊँ भाई, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आता हूँ, मान लेते हैं 70 डिग्री पे आता हूँ भाई, तो देख ना इसका और वैल्यू बढ़ गया, ग्रीन का और बढ़ गया। उसी तरीके से अगर मैं 90 पे चला जाता हूँ भाई, साइन 90, तो साइन 90 देख रहे ना, साइन 90 जो है इसका जो हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस जो ग्रे कलर से दिखाया गया, उसी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, समझ में आया। और साइन 90 पे देखिए 1 वैल्यू बन गया कि नहीं बन गया। और साइन 90 पे आप देखिए भाई जो कॉस फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन हो गया ना 0 यहाँ पे, और साइन 90 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, जो भाई मेरा परपेंडिकुलर था वो क्या हो गया, एक तरीके से जो आपका हाइपोटेनस है उसके बराबर हो गया, क्लियर हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप इधर आते हैं भाई, तो देखिए यहाँ पे 90 में 30 डिग्री और जोड़ रहे हैं हम लोग, है ना, तो 120 पे आ गए, तो भाई देखिए इसका वैल्यू आ गया इतना 0.866। फिर अगर हम लोग 135 पे आते हैं तो भाई इतना आ गया 0.70। फिर उसी तरीके से इतना आता है ना, 150 पे इतना आएगा, फिर 180 पे फिर से 0 होता है, 180 फिर साइन पाई बोलते हैं, 0 हो जाएगा, है ना। देखिए साइन का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन कॉस का वैल्यू -1 हो जाता है, समझ में आया बात को। तो इस तरीके से अगर आप पूरा गोल गोल चक्कर, यानी एक चक्कर लगाएंगे भाई, तो देखिए फिर से हाइपोटेनस का वैल्यू बढ़ रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर वैल्यू बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे 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 छोटा हो रहा है, फिर यहाँ पे आपका 0 हो रहा है। तो अगर आप सर्कल में एक चक्कर लगाते हैं, तो एक चक्कर लगाने से यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है मेरा, अलग अलग वैल्यू मिल रहा है ना, समझ गए। तो उसका अगर आप ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसका अगर आप ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं ना, एक चक्कर लगा रहे भाई, और फिर इस फंक्शन से नहीं दूसरा फंक्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए ना, तो भाई यहाँ से जब चल रहे हैं तो भाई इसका वैल्यू 0 था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भाई 0 पे परपेंडिकुलर 0 था, है ना। इसको एक बार और रिफ्रेश करता है, देखिए यहाँ पे 0 था भाई, फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ रहा है ना। तो जो साइन आपका इस तरीके से बढ़ रहा है, फिर ये धीरे घट रहा है, ये ऐसे से, तो भाई किस चीज़ को बताता है, ये आपके
जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का भाई एक्चुअल जो लेंथ है ओमेगा टी के साथ साथ है, फिर जो थीटा बन रहा है उसके साथ कैसे कैसे चेंज होता है उसको एक तरीके से दर्शाता है भाई। और वही अगर आप कोसाइन की बात करें तो कोसाइन क्या बताता है, कोसाइन फंक्शन देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है, तो यहाँ पे बेस को बताता है भाई। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 30 डिग्री पे आते हैं तो देखिए ब्लू कलर से क्या बता रहा है, अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो भाई ग्रीन कलर तो परपेंडिकुलर हो गया, ग्रे वाला एक तरीके से हाइपोटेनस हो गया और ये मेरा बेस हो गया। तो कोसाइन वेव जो होता है वो ट्रायंगल का एक तरीके से बेस किस तरीके से चेंज हो रहा है एंगल के हिसाब से उसको बताता है भाई। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका ये बेस और छोटा हो गया और ऊपर जाएंगे तो भाई बेस और छोटा हो गया, देखना फंक्शन आपका चेंज होता जा रहा है और यहाँ पे आपका 0 हो चुका है। क्लियर हो रहा है? तो इतना आपको समझ में आ गया हो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा हुआ ना, इस लैंग्वेज को पकड़िए आप। यहाँ पकड़िए आप कि भाई हम लोगों ने जो मेरा हाइपोटेनस था उसको हम लोगों ने रेफरेंस मान रखा है, ठीक है ना। और रेफरेंस के हिसाब से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई 30 डिग्री पे जो मेरा परपेंडिकुलर है वो क्या है, हाइपोटेनस का से 50% है। फिर हम लोग का 45 डिग्री पे हाइपोटेनस का कितना 71% है। फिर आपका हाइपोटेनस का 87% है। और जैसे ही हम लोग 90 पे पहुंच गए, यानी साइन 90 पे क्या हो गया, आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया, हाइपोटेनस का 100% हो गया, यानी हाइपोटेनस के बराबर हो गया भाई। क्लियर हुआ? उसी तरीके से आप भाई थोड़ा सा और ब्राइटनेस करते हैं यहाँ पे, कोसाइन फंक्शन के लिए भी दिखा सकते हैं, लेकिन कोसाइन फंक्शन क्या बताता है, आपके बेस के वैल्यू को बताता है भाई कि किसी भी ट्रायंगल में उसका जो बेस है भाई वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने इक्वेशन में। तो अभी आप समझिए कि भाई यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाई हम लोग को पता है कि ये क्या बता रहा है। जैसे आपने मैथ्स पढ़ा होगा भाई, तो मैथ्स क्या होता है, जैसे किसी का भी परसेंटेज निकालना है, मान लेते भाई 100 का 10% निकालना है ना, तो भाई इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100 का मतलब होता है गुना और 10% मतलब क्या है 10/100। तो भाई 100 से 100 कट जाए, इसका मतलब क्या कितने के बराबर होगा, 10 रुपए के बराबर। मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए का 10% निकाल कितना होगा, 10 रुपए आएगा एक तरीके से। समझ में आया? तो भाई यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई वीएम क्या होता है, ये मेरा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का मैक्सिमम वैल्यू होता है, सबसे बड़ा साइड होता है ना भाई। समझ में आया? तो सबसे बड़ा साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे ना। ठीक है, तो इसको आप लिखिए कि भाई ये हाइपोटेनस होता है मेरा, और हाइपोटेनस क्या है, किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाइपोटेनस यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन है ना, तो हाइपोटेनस का और ये क्या है मल्टीप्लीकेशन है भाई, तो ये साइन और यहाँ पे ओमेगा टी जो भी होगा 45, 30, 90, 65, 75 जो भी आप डिग्री रखेंगे उस हिसाब से क्या होगा आपका ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगा। तो आप कह सकते हैं भाई जो साइनसोइडल इक्वेशन होता है क्या बताता है, हाइपोटेनस का कितना परसेंट एक तरीके से है। समझ में आया? ये जो आपको रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा ये सीधे बताता है हाइपोटेनस का कितना परसेंट है, और ये परसेंटेज चेंज होगा ओमेगा के हिसाब से भाई। ओमेगा का जो भी वैल्यू होगा, जैसे ओमेगा 0 रखेंगे तो भाई आपका हाइपोटेनस कितना 0%, 0 वैल्यू मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं पाई है, पाई/2 हो जाएगा, 90 पे मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब होता है ये आज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे हम लोग हमेशा वीएम लिखते हैं, क्योंकि वीएम सीधे सीधे क्या बताता है, आपके ट्रायंगल का हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है भाई। अब हम लोग आते हैं भाई इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो जैसे पहला था, तो भाई यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को दिखा है, यानी टाइम मेरा यहाँ पे वेरिएबल है। सबसे पहले देखना होता है क्या वेरिएबल है भाई, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेरिएबल है। अगर आप इस वाले ग्राफ में देखते हो तो यहाँ पे क्या वेरिएबल है, अगेन टाइम वेरिएबल है। और वही अगर आप थर्ड वेव फॉर्म में देखते हो तो इसमें क्या वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी वेरिएबल है भाई। और ओमेगा टी का मतलब होता है रेडियन, मतलब एंगल यहाँ पे मेरा वेरिएबल है। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए क्या है, ओमेगा टी, इसमें भी वेरिएबल है। तो सबसे पहले देख लेना वेरिएबल क्या है। अब हम लोग आते हैं भाई किसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है साइन का, तो उसको लिखते हैं भाई। साइन का इक्वेशन क्या है, मान लो वोल्ट है तो भाई इसको वीटी लिखते हैं क्योंकि भाई टाइम का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखना टाइम का फंक्शन, टाइम दिखा दिया हम लोगों ने, इक्वल टू हम लोग को पता है आगे में सबसे पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू इसको ऑलरेडी दिया वीएम। और मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब निकल रहा है, क्या समझते हैं, आपको समझ में आ गया हो भाई क्या बताता है एक तरीके से, क्या हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे आता है भाई जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, भाई हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा टी होता है ना, वीएम साइन ओमेगा टी, या फिर कहिए आई एम साइन ओमेगा टी, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन भाई इसको हम लोग लिख दिया इस तरीके से। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि भाई यहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ टाइम वेरिएबल है, सिर्फ टाइम वेरिएबल है, ओमेगा वेरिएबल नहीं है। तो ओमेगा वेरिएबल नहीं है तो सीधी सी बात है, ओमेगा का मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और ओमेगा का अगर वैल्यू पुट करें, ब्राइटनेस सही है ना भाई, ओमेगा का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें भाई, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ कहिए 2 पाई बाई टी होता है। टी जहाँ पे क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है भाई, नहीं एक साइकिल बनने में जो भी समय लगे उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो भाई देखिए एक साइकिल कितना दूरी में बन रहा है बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए। हाँ, और क्योंकि टी ऑलरेडी सेकंड में, तो भाई हम लोग कह सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे जो टाइम पीरियड कितने के बराबर है, 2 सेकंड के बराबर। इसका मतलब क्या है, जो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, तो यहाँ पे हम लोग टी की जगह क्या पुट करेंगे, 2 सेकंड पुट कर देंगे, समझे। तो भाई यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, पाई आ गया। तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए कि भाई वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन, और ओमेगा की जगह अब हम लोग को यहाँ पुट करना पड़ेगा पाई, और ये टी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन बना। अब देखिए, अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं भाई कि अगर हम लोग t का वैल्यू, क्योंकि t मेरा वेरिएबल है भाई, तो t का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे ना। तो फर्स्ट केस में देखिए t का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, t इक्वल टू 0 पे 0 जैसे पुट करें तो भाई 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, और साइन 0 मतलब पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और देख रहे हैं ग्राफ में भी 0 बन रहा है। उसी तरीके से t का वैल्यू भाई अगर हम लोग यहाँ पे ये आधा रखते हैं, यानी 1/2 रखते हैं, तो 1/2 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, Vm साइन पाई इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा, पाई/2 कितना होता है 90 डिग्री के बराबर, और साइन 90 क्या होता है 1 के बराबर, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा, Vm मिलेगा। तो Vm मिल भी तो रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्या है, वैल्यू 1 है, तो साइन 1 का वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, Vt इक्वल टू Vm साइन पाई, और t की जगह पुट कीजिए यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है भाई, साइन पाई क्या होता है 0 के बराबर होता है भाई, 180 है ना, तो 180 पे 0 हो जाएगा। और ऐसे नहीं समझ में आता तो भाई यहाँ पे देखिए, रटने वाला कुछ भी नहीं है भाई, इस डायग्राम को समझिए, साइन 180 पाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आए आप तो भाई कितना एंगल बना 90, फिर यहाँ पे आइए कितना बन गया पूरा 180 भाई, ये पूरा 180 बना ना, पर्पल कलर का जो एंगल दिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए साइन का वैल्यू ग्रीन वाला खत्म हो गया ना, एक तरीके से ऊपर आइए आप देखिए, ग्रीन यहाँ पे देख रहे हैं ना छोटा होते जा रहा है, यही तो है भाई ग्रीन, है ना, परपेंडिकुलर जो बता रहा है, धीरे 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 छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ग्रीन वाला लाइन। और जैसे ही 180 पे आएंगे तो भाई ये बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपने क्रॉस वेरिफिकेशन करना है कि भाई जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है ये इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया Vm साइन पाई टी। उसी तरीके से नेक्स्ट भाई हम लोग का यहाँ पे देखिए, हम लोग का इस बार अगेन वेरिएबल जो है टाइम है, लेकिन इस बार जो वैल्यू दिया भाई 1 2 3 में नहीं दिया हुआ है, इस बार आपका 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी। तो भाई वेरिएबल तो भाई मेरा t है, लेकिन ओमेगा अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट है, उसका वैल्यू डालना पड़ेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है। तो टाइम पीरियड देखते भाई एक साइकिल बनने में कितना समय लग रहा है 2 पाई, है ना, तो t इक्वल टू 2 पाई पुट करते हैं 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे एक चक्कर एक साइकिल बनने में, तो भाई 2 पाई है, तो 2 पाई काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब क्या होगा, Vm साइन ओमेगा की जगह 1 पुट करेंगे इंटू टी, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं भाई, तो सीधे से क्या हो जाएगा साइन टी बनेगा। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि भाई मेरा जो इक्वेशन आया ये वैलिड है या नहीं, ग्राफ के साथ फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो भाई t की जगह पहले 0 पुट करते हैं, तो Vm साइन t की जगह 0 पुट करें तो साइन 0 0 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसी तरीके से अगर आप पाई पुट करते हैं भाई, तो Vm साइन t की जगह पाई पुट किए तो साइन पाई यानी 180 कितना हो 0 के बराबर, तो ये भी 0 आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पाई/2 पुट करते हैं भाई, तो साइन पाई/2, तो साइन पाई/2 90 पे क्या हो जाएगा 1 के बराबर, नहीं Vm मिलेगा हम लोग को, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सही है, ये इक्वेशन सही है हम लोग का। क्लियर हुआ। तो ये है आपका ये Vm साइन t। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, इसमें देखें इस बार जो है मेरा वेरिएबल क्या है ओमेगा टी है। इसका मतलब क्या, हम लोग पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। इस बार क्या है मेरा ओमेगा टी वेरिएबल है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार हम लोग को ओमेगा का वैल्यू पुट नहीं करना है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल एक तरीके से समझ में आया। तो हम लोग को सीधे सीधे क्या करना है,
क्योंकि ये ओमेगा टी है ना भाई, ओमेगा टी का ये वैल्यू चल रहा है पूरा। ओमेगा टी मतलब क्या, रेडियन भाई, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले Vm साइन ओमेगा टी का वैल्यू पुट करते हैं क्या, कि भाई ये पूरा जो एक्सेस है ना ये अपने आप में क्या है, ओमेगा टी है, ठीक है। ये ओमेगा टी का वैल्यू, ये ओमेगा टी का वैल्यू, ये ओमेगा टी का वैल्यू, ठीक है, पता होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले ओमेगा टी के जीरो पुट करते हैं, तो जीरो पे जीरो मिल रहा है। उसी तरीके से ओमेगा टी के अगर पाई पुट करें तो साइन पाई यानी 180 यानी अगेन जीरो हो जाएगा। उसी तरीके ओमेगा टी का अगर हम लोग वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो भाई अगेन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 90 यानी Vm के बराबर मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। यानी ये इक्वेशन में हम लोग को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है। क्लियर हुआ? तो वही है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखिए हम लोग का भाई अगेन यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी वेरिएबल है, लेकिन इस बार जो वैल्यू दिया हुआ है 0 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखे Vt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपन लिखते हैं Vt इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी। तो हम लोग को पता है भाई इस बार ओमेगा टी वेरिएबल है तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन भाई अभी हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं, भाई Vm साइन और ओमेगा टी का वैल्यू मान लेते हैं, पहले जीरो रखते हैं भाई। तो ओमेगा टी का वैल्यू जब जीरो पुट किया तो साइन जीरो जीरो मिल जा रहा है, सही बात है। लेकिन जैसे ही आप मान लेते हैं ओमेगा टी का वैल्यू 1 पुट करते हैं, भाई ये 1 है ना यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो साइन 1 कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है भाई। साइन का कुछ वैल्यू आएगा ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो इक्वेशन हम लोग लिखा है और ये जो हम लोग का वेव फॉर्म, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसमें हम लोग को कुछ मिस्टेक देखने को मिल रहा है। तो भाई इसमें हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो भाई अगर मैं यहाँ पे जो इक्वेशन है भाई इसके साथ Vm साइन यहाँ पे पाई के साथ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूं, पाई एक्स्ट्रा एक तरीके से ऐड कर दूं, तो भाई अभी ये मेरा इक्वेशन एक तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन पाई क्यों ऐड किया अभी हम लोग बात करेंगे इस पे, पहले समझिए इक्वेशन सेटिस्फाई करते। पहले ओमेगा टी का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, तो जीरो इंटू पाई जीरो हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू जीरो ही मिलेगा। अगर हम लोग ओमेगा टी का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है ना भाई 1, तो ओमेगा टी का वैल्यू 1 इंटू पाई यानी पाई हो जाएगा, पाई यानी 180, तो भाई जीरो मिल जाएगा। साइन भाई साइन 180 क्या होता है, जीरो ही तो होता है, जीरो इंटू जीरो जीरो मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप भाई मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 पुट करते हैं, ओमेगा टी का वैल्यू 1/2 यानी साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 90 यानी 1 यानी मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इस वेव फॉर्म को। लेकिन यहाँ पे पाई क्यों मल्टीप्लाई किया, कैसे ये सोच लिया आपने भाई यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पीछे समझिए। क्योंकि भाई ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल किस में है, रेडियन में है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, सिर्फ 0 1 2 3 में दिया हुआ है। समझ में आया बात को? तो भाई अगर आप पाई नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई अगर आप नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है भाई ये कभी भी रेडियन में नहीं आएगा ना। ये एंगल आपको रेडियन में दिखाना है एक तरीके से, समझे? रेडियन में दिखाने में तो क्या, सबके आगे क्या होना चाहिए, पाई 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 होना चाहिए। अगर आप पाई नहीं दिखाएंगे तो सीधी सी बात है, क्योंकि भाई यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है Vm साइन, यहाँ पे पाई आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। जैसे ही आप ओमेगा टी का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 0 पुट किया तो 0 पाई बन गया, ठीक है। उसी तरीके से 1 पुट करेंगे तो 1 पाई बन गया, 2 पुट करेंगे तो भाई 2 पाई बन जाएगा। समझ में आया? तो इस चीज को समझिए, क्योंकि भाई ये रेडियन में दिखाया गया है, तो रेडियन में एंगल भी तो होना चाहिए, लेकिन एंगल में भाई तो पाई है ही नहीं, तो पाई नहीं, तो भाई इक्वेशन में आप पाई क्या कीजिए, एक्स्ट्रा ऐड कीजिए आप, ठीक है। तो पाई ओमेगा टी ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा, क्योंकि रेडियन का मतलब होता है हमेशा पाई में एक तरीके से वैल्यू एक्सप्रेस होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया भाई कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का एक तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब हम लाते हैं यहाँ पे, ये जो हम लोग का हाफ वेव था, है ना, तो भाई यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन मुझे लिखना है अब, कि भाई t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन t/2 में क्या है, ये साइनसोडियल फंक्शन है। तो भाई इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला होगा, ये वाला वैल्यू होगा, या फिर ये वाला वैल्यू होगा। तो इसके लिए हम लोग को पता भाई कि यहाँ पे वेरिएबल मेरा t है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं कि भाई Vm, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a लिया ना, तो a साइन ओमेगा t मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। तो भाई यहाँ पे ओमेगा वैल्यू पुट करना पड़ेगा मुझे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। तो भाई टाइम पीरियड कितना है इसका, पूरा एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना, तो ये 2π/t हो जाएगा, समझे। तो इसका अगर हम लोग लिखे हैं तो भाई a साइन और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 2π/t इंटू t, या फिर आप इसको भाई सीधे सीधे दिमाग में लेके चलिए भाई, जब भी हम लोग यहाँ पे ओमेगा ओपन करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू मेरे को ये पुट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये इक्वेशन भी सही है, नहीं तो फिर भाई ओमेगा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए इस तरीके से, तो ये इक्वेशन भी आपका सही है। क्लियर हुआ? साइन टी नहीं होगा, ठीक है, इसमें ये वाला होगा ओमेगा टी, ये भी नहीं होगा, पाई टी भी नहीं होगा, ये वाला। लेकिन आपको ध्यान रखना ओमेगा वैल्यू आपको, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो भाई वैल्यू पुट करना पड़ेगा जब हम लोग इसको
तोड़ेंगे तो भाई ओमेगा का वैल्यू हर जगह ये पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। क्लियर हुआ? उसी तरीके से इसका देखिए, ये इक्वेशन अगर लिखना है तो भाई यहाँ पे देखिए अगेन क्या है, मेरा वेरिएबल t है, लेकिन भाई हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, Vm a sin ओमेगा t। तो भाई टाइम वेरिएबल है तो भाई ओमेगा का वैल्यू मेरे को पुट करना पड़ेगा, ओमेगा इक्वल टू है 2π/t। तो इस बार टाइम पीरियड देखिए कितना है, 2π है, क्या हो जाएगा 2π/2π, टाइम पीरियड 2π है ना, कट गया यानी 1 के बराबर, यानी क्या हो जाएगा साइन ओमेगा की जगह 1 पुट करेंगे, ओमेगा इंटू टी, यानी क्या आ जाएगा इस बार जो इसका इक्वेशन आएगा क्या आएगा, a sin t आएगा भाई। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्लियर हुआ? कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, और फिर पाई से लेकर 2π तक इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा भाई क्या होता है साइन टर्म्स, साइन का मतलब क्या होता है। ओके, तो साइन कुछ नहीं भाई, आपका सीधे सीधे क्या बता रहा है, किसी भी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो एक तरीके से कैसे चेंज होता है ओमेगा टी के साथ साथ, या फिर कहिए एंगल के साथ साथ। अब हम लोग भाई अपने इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, फूरियर एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी ये जो मेरे पास वेवफॉर्म है इसको हम लोग अभी ब्रेक डाउन करेंगे। यानी इसमें भाई डीसी टर्म कितना है प्रेजेंट और एसी टर्म कितना प्रेजेंट है, और एसी में भी कौन सा साइन टर्म कितना प्रेजेंट है, कोसाइन टर्म कितना प्रेजेंट है, ये एक तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए भाई, अब हेडिंग डाल दीजिएगा, फूरियर एनालिसिस फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, और यहाँ पे हम लोग साइन फंक्शन लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लिखा भाई, है ना, यहाँ पे वेरिएबल मेरा t है और यहाँ पे हम लोगों ने t/2 t इस तरीके से लिया हुआ आप लोगों ने। ओके, तो सबसे पहले अब देखिए हम लोग को लिखना पड़ेगा भाई फॉर t क्या है आपका ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन t/2। ठीक है भाई, यानी ये वाला रेंज 0 से लेकर t/2 तक की बात हो रही है। तो यहाँ पे साइन की तरह चेंज हो रहा है, साइनसॉइडल फंक्शन का इक्वेशन लिख दिया हम लोगों ने a साइन, क्योंकि a हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है भाई, a साइन ओमेगा t, लेकिन आपको ध्यान रखना भाई ओमेगा t मेरा कांस्टेंट वैल्यू, उसका वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 2π/t, t जहाँ पे क्या है इसका एक्चुअल टाइम पीरियड है भाई। तो पुट करेंगे, अभी नहीं बाद में पुट करेंगे। और अगर हम लोग वही देखें t/2 से लेकर t तक लिखा ना, फॉर t ग्रेटर देन ग्रेटर है ना भाई, इसको पढ़ना सीखिए, t ग्रेटर देन t/2, ग्रेटर देन t/2 मतलब आगे, एंड लेस देन t/2 यानी इधर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज में क्या है आपका फंक्शन मेरा 0। इसको ft कर लीजिए, फंक्शन जो है मेरा 0 है। ठीक है, यानी फंक्शन जो मेरा टाइम का फंक्शन है, इसलिए टाइम यहाँ पे दिखाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले a नॉट देखते हैं भाई कि इसके अंदर a नॉट कितना प्रेजेंट होगा। तो a नॉट का हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, ये हम लोगों ने फूरियर सीरीज में ड्राइव किया था, 1/t इंटीग्रेशन 1 साइकिल करते हैं नहीं 0 से लेकर t, और यहाँ मेरा हो जाएगा फंक्शन ft इंटू dt, ये होता है। सही बात है। या फिर लिमिट आप ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई -2t/2 से लेकर t/2 तक, ये भी एक तरीके से एक साइकिल हो गया। तो हम लोग को पता है भाई कि ये जो मेरा फंक्शन है यहां से लेके यहां तक ये इसका एक पीरियड है ना भाई, एक पीरियड इंटीग्रेशन देख लेना 0 से लेके t तक कर रहे हैं, नहीं एक कंप्लीट साइकिल के लिए कर रहे हैं। लेकिन भाई अब देखिए भाई ये आधे साइकिल के लिए क्या है, साइन फंक्शन है, और आधे साइकिल में क्या है 0। इसका मतलब क्या, ये जो इंटीग्रेशन है इसको मेरे को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। कहां से लेकर कहां तक, पहले 0 से लेकर t/2 तक देखेंगे, फिर हम लोग t/2 से लेकर t तक देखेंगे भाई। तो इस इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूं। देखिए a नॉट वैसा का वैसे रहेगा इक्वल टू 1/t, और यहां पे आप देखिए भाई 0 से लेके हम लोग सबसे पहले कहां गए, t/2 तक गए। तो 0 से लेके t/2 तक मेरा फंक्शन क्या है एक तरीके से भाई, ये ft है ना, तो ft की वैल्यू डाल रहे हैं। ft मेरा ये है a sin ओमेगा t इंटू dt प्लस, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन करना भाई, तो आधा साइकिल ये, फिर आधे के लिए अगेन प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पे। कहां से लेकर कहां तक, फिर भाई आपका t/2 से लेकर के t तक, यहाँ पे माइनस नहीं है, t है, कैपिटल T है। ठीक है भाई, तो हाफ जो रिमेनिंग हाफ है भाई वहां पे मेरा फंक्शन क्या है 0 है, तो 0 इंटू dt हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस फंक्शन को हाफ साइकिल में ये है और हाफ साइकिल में ये है। तो भाई आते हैं नेक्स्ट पेज में, इसका तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा भाई, 0 का भाई 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ये। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, यहीं पे कर लेते हैं 1/t, a कांस्टेंट बाहर ले लेते भाई, तो a/t हो जाएगा, a/t, और अंदर में क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन का माइनस कॉस होता है ना, माइनस कॉस ओमेगा t और अपॉन ओमेगा, और लिमिट क्या हो जाएगा भाई 0 से लेके t/2। सही बात है। तो ये हो जाए a/t, और ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस कॉस ओमेगा t
ये हो जाएगा 0 से लेके t/2, ये लिमिट हो गया। तो a/t इंटू ओमेगा, यहाँ पे माइनस अपर लिमिट पुट करते हैं कॉस ओमेगा t के जाए क्या हो जाएगा कैपिटल t/2 माइनस, और ये है माइनस कॉस ओमेगा t, और t का वैल्यू 0 है, 0 पुट कर देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a/t इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए ओमेगा को ओपन करके, ओमेगा इक्वल टू क्या है 2π/t, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना भाई ओमेगा का 2π/t, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, उसका वैल्यू है 2π/t। तो भाई एक t से एक t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, ये t/2 है। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस कॉस पाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस कॉस 0। और अगर आप कॉस पाई का वैल्यू देखते हैं तो कॉस पाई का वैल्यू, इसका वेव फॉर्म बनाइए, अगर याद नहीं तो यहाँ से स्टार्ट होता 90 हुआ, यहाँ पे हुआ था -1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई का वैल्यू -1। तो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी ये +1 और ये आपका cos 0 यानी 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा अंदर ले लेते हैं, प्लस ये 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा 2 × a/t इंटू ओमेगा। अब इसका वैल्यू डालते हैं 2a/t इंटू ओमेगा, वैल्यू डालते थे 2π/t, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा a/π आएगा भाई। और a क्या था, a क्या था मेरा, ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था भाई, है ना, ये जो फंक्शन हमने लिया इसका मैक्सिमम वैल्यू था ये a, है ना। तो किसी किसी बुक में आपका ये जो मैक्सिमम वैल्यू है a ना लिख करके इसको क्या लेता है vm लेता है या फिर im लेगा, तो क्या हो जाएगा a की जगह हम लोग लिख रहे हैं भाई vm, जैसे वोल्टेज का इक्वेशन होता है भाई, तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, a की जगह हम लोग vm लिख सकते हैं ना, तो vm/π हो जाएगा। यानी आपके पास ये जो हाफ वेव का आउटपुट वेव फॉर्म है भाई, इसमें जो डीसी टर्म है कितने के बराबर है vm/π, या फिर कहिए a/π, a जहाँ पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू है आपके फंक्शन का। तो ये हो गया हम लोग का डीसी टर्म, ओके। इसी तरीके से भाई किसी किसी बुक में, जैसे ये हम लोगों ने ये वाला फंक्शन लिया ना भाई, यहाँ पे टाइम है और ये आपका t/2 t है ना, इस तरीके से किसी किसी बुक में भाई आपका ऐसे दिया रहेगा, इस तरीके का दिया रहेगा, पाई के टर्म में दिया रहेगा, ठीक है, पाई 2π 3π, है ना। तो इसके लिए भी भाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए फंक्शन जो है मेरा ft का जो वैल्यू है ना, ft का जो वैल्यू है, t का वैल्यू >0 और <π, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, क्या है आपका साइन टर्म है, और इसका जस्ट इक्वेशन लिखना सिखाया था मैंने, vm sin ωt। तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग को पता है 2π/t, t का वैल्यू यहाँ पे 2π है, क्योंकि भाई एक साइकिल बनने में 2π टाइम लर कट जाएगा तो 1 आएगा, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा vm sin t, समझे। तो ये पुट कर दिया हम लोगों ने। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा फंक्शन है ये a sin t है, और बाकी जो है आपका पाई से लेके 2π तक क्या है 0 है। अब इसका भाई अगर हम लोग a0 फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो a0 का फार्मूला हमने डाल दिया भाई 1/t, एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन 0 से लेके t और ft dt। अब फंक्शन जो है भाई मेरा ये डाल दिया हम लोगों ने इस तरीके से, क्योंकि फंक्शन को भाई हाफ है ना, हाफ पीरियड के लिए भाई, यानी 0 से लेकर पाई तक ये है और 0 से लेकर पाई ये है, तो उस तरीके कर लिया। 0 से लेकर पाई तक जो है मेरा फंक्शन क्या है a sin t है ना, प्लस पाई से लेकर के 2π तक मेरा फंक्शन क्या है 0 है भाई। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो खत्म ही हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन यानी a बाहर ले लेते हैं, है ना भाई, इस तरीके से लिख दिया भाई, इसी का इंटीग्रेशन करना आप लोग को। तो a पहले बाहर ले लिया हम लोगों ने, a/t हो जाएगा, और ये हम लोग का इंटीग्रेशन करना, तो भाई sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos t, सही बात है, क्योंकि t के टर्म में था तो भाई cos t तो नीचे में कोई डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि कोई कोफिशिएंट है नहीं, a/t और ये हो जाएगा आपका -cos t, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके पाई। तो सबसे पहले आप भाई अपर लिमिट पुट करते हैं, क्या हो जाएगा a/t, ये हो जाएगा -cos पाई और माइनस, है ना, माइनस, और इसमें आपका -cos लोअर लिमिट हो जाए t की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस पाई का वैल्यू, cos पाई का वैल्यू -1 होता है ना, -1 हो जाएगा, ये माइनस, और ये हो जाएगा -cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। इधर आपका आ रहा है a/t, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ये 2a/t, और t क्या है मेरा, t मेरा टाइम पीरियड है भाई, ठीक है। और t का वैल्यू कितना था, टाइम पीरियड कितना 2 था ना भाई, 2π था, 2π। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं
हो जाएगा 2 पाई, तो कट जाएगा तो क्या है आपका a अपॉन पाई। a को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, नहीं, vm अपॉन पाई ही आएगा। ठीक है भाई, तो आप कोई भी फंक्शन लेके चलिए, आपको बस स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना आना चाहिए किसी भी वेव फॉर्म का, तो आपका कहीं पे भी गलती नहीं होगा। तो अभी हम लोग को ये समझ में आ गया कि भाई मेरे पास ये जो हाफ वेव का जो आउटपुट देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो डीसी टर्म प्रेजेंट है ए नॉट का वैल्यू, ये क्या है आपका vm अपॉन पाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग बात करेंगे bn इसमें कितना होगा और an कितना होगा, क्योंकि भाई bn का वैल्यू पता चल गया, an का वैल्यू पता चल गया। जैसे देखिए अगर bn 0 आ जाता भाई, जैसे इमेजिन कीजिए मेरा bn जो है 0 आ जाता है, तो अगर bn 0 आ गया तो हम लोग को पता है फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन क्या है कि भाई कोई भी फंक्शन जो है डीसी टर्म प्लस एसी टर्म से मिलकर के बना होता है ना, an cos n ओमेगा नॉट t प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन n ओमेगा नॉट t। तो भाई जैसे मान लेते हैं मेरा an का वैल्यू 0 आ गया, तो an का वैल्यू अगर 0 आ गया भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, a1 यानी n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, cos 1 लिखना कोई मतलब नहीं, ओमेगा नॉट t प्लस डॉट, तो an ही 0 है भाई, इसका मतलब क्या कि भाई an 0, तो इसका मतलब क्या अंदर का ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, समझ गए। इसका मतलब क्या कोसाइन टर्म मेरा एब्सेंट है ना, वही bn टर्म का कुछ वैल्यू आएगा तो भाई इसको ओपन। तो वही है कि भाई नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे भाई an का वैल्यू कितना आता है और bn का वैल्यू कितना आता है। हो सकता है an मेरा 0 हो जाए, an 0 कहने मतलब क्या भाई मेरा जो कोसाइन टर्म है वो एक तरीके से एब्सेंट है, ओके, और bn का कुछ वैल्यू है, मतलब क्या भाई इसमें कोसाइन टर्म प्रेजेंट है, और साइन टर्म प्रेजेंट है मतलब हम लोग कह सकते हैं भाई कि ये जो हाफ वेव है इसके अंदर डीसी टर्म प्रेजेंट है और आपका साइन टर्म प्रेजेंट है। कोसाइन टर्म मेरा एक तरीके से एब्सेंट है क्योंकि bn का वैल्यू क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो नेक्स्ट सेशन बात करेंगे an कितना आएगा और bn कितना आएगा भाई। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई हम लोग को यहाँ पे क्यों फिल्टर का एक तरीके से जरूरत पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी तो बस डीसी टर्म पे हम लोगों ने बात किया भाई, समझे, लेकिन इसमें अभी एसी टर्म भी प्रेजेंट है ना। तो एसी टर्म जो प्रेजेंट होगा वो अगर मुझे पता चल जाए कि भाई कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है ना, फिर कितने हायर ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स है इसके अंदर प्रेजेंट, इवन है फिर ऑड है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर सर्किट एक तरीके से डिजाइन करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम दिया है कि भाई मेरा रेक्टिफायर जो आउटपुट आ रहा है, नहीं इस तरीके का जो वेव फॉर्म आ रहा है, भी फुल वेव का दिखा है ना, तो हाफ वेव भी आप इमेजिन कीजिए। तो भाई ये जो भी आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, एसी कॉम्पोनेंट को यहाँ पे फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे फिल्टर सर्किट लगाएंगे, ठीक है। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, लोड को एक तरीके से कनेक्ट करते हैं, फिर लोड तक एक तरीके से सप्लाई जाएगा जो कि मेरा प्योर डीसी आउटपुट होगा भाई। और प्योर डीसी आउटपुट कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन इस तरीके का। बाकी नेक्स्ट सेशन बात करते हैं भाई, काफ़ी लंबा हो गया सेशन।